जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है आज की हमारी इस केस स्टडी में। और ये केस स्टडी यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑन योर लेफ्ट इज केस स्टडी। तो यहाँ अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 के 10 वर्ल है। ऐसी ये केस स्टडी आज हम देखने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सीरियसली गिफ्टेड पर्सन है, सीरियसली गिफ्टेड पर्सन है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये केस स्टडी की समरी बताना चाहूंगा। पर्सनैलिटी है वर्ल, पेरेंटिंग स्टाइल होगी RRIP जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद लर्निंग स्टाइल है ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम में बिलीफ बेस्ड सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम दी जाएगी। कोर कॉम्पिटेंसीज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इंट्रा, फिर म्यूजिक, इंटर, लॉजिक और लैंग्वेज, ये उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज है, टॉप स्ट्रेंथ है। मेजर लिमिटेशन इसको कुछ है ही नहीं क्योंकि ये गिफ्टेड है, क्योंकि ये गिफ्टेड बच्चा है। फिर भी लास्ट 2 पे हम रेमेडीज देंगे। MI बेस्ड पेरेंटिंग CCML के बेसिस पे होगी और VA के बेस पे होगी। करियर गाइडेंस, ये 5 जो स्ट्रेंथ है उसके कॉम्बिनेशन में करियर गाइडेंस करेंगे। ओके, अब आपको भी पता है दोस्तों कि हमने अभी बहुत ही बढ़िया सा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, IDP इंटेलिजेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये उसके लिए हमने स्टैंडर्ड, व्हाट्स द वर्ड, स्टैंडर्ड काउंसलिंग सिस्टम बनाई है। बट ये किसी भी DMIT रिपोर्ट के लिए, वेदर IDP और विदाउट IDP, बहुत बढ़िया जाएगा। क्लाइंट आपको थैंक यू बोलेगा, प्रॉपर गाइडेंस जाएगा और उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लाइंट का आप पे फेथ बढ़ेगा और बिजनेस भी बढ़ेगा, है ना। बिजनेस के लिए दूसरा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ज्यादातर लोगों तक पहुंचना है। उसके लिए आई एम श्योर आप काम कर रहे हो। ओके, और शायद मंगलवार को रतीश सर आपको एक भाषण भी दे उस पर। आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा, ये आपको पता है कि IDP में हमें ये इतने सारे पॉइंट कवर करने हैं और कुछ फॉलोअप सेशन लेने हैं। इसके बारे में एंड में भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंसल्टेशन से पहले आपको प्रिपरेशन क्या करना है, जल्दी से मैं पढ़ता हूं। आपको खुद को रिपोर्ट को एक बार ठीक से देख लेना है। उसके नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, एक समरी बना लो उसकी, जैसे हमने पहले पेज में देखी। अगर आपका क्लाइंट ऑफिस में आ रहा है तो रिपोर्ट का प्रिंट फाइल वगैरह करके प्रॉपर रेडी रखो। अगर आपको चाहिए तो हमारे ब्रांडेड फाइल्स भी है सोहम की, वो भी आप मंगा सकते हो, आपके पास नॉमिनल प्राइस पे मिल जाएगी। PDF है तो PDF डाउनलोड करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी को, कभी भी क्लाइंट को रिपोर्ट कंसल्टेशन से पहले PDF मेल ना करना। पहले समझाओ, बाद में मेल करो। अगर कोई खुद का रिपोर्ट पहले पढ़ लेता है, जजमेंटल हो जाता है और आप काउंसलिंग नहीं कर पाते, कंसल्टेशन नहीं कर पाते, वही व्यक्ति अपने सवाल पूछते रहता है, जजमेंटल हो जाते हैं लोग, तो वो हमें नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्लेस, ओके, तो वो पहले से फिक्स करो, नीट एंड प्लेस हो, शांत प्लेस हो। आगे देखते हैं। जूम है तो लैपटॉप और डेटा तैयार रखना। जूम है तो लैपटॉप फुल्ली चार्ज होना चाहिए। डेटा को एक आधा बैकअप होना चाहिए, जैसे मैं हमेशा रखता हूँ, है ना, जरूरी है। क्योंकि एन वक्त पर अगर आपकी साइड से चैलेंजेस आए तो अच्छा नहीं लगता, है ना। यस, सामने वाले को भी बोलना है कि आप भी तैयारी में रहे, प्रॉपर कनेक्शन और प्रॉपर प्लेस में। आगे देखते हैं। साइलेंस जरूरी है ना। साइलेंस तो जीवन में भी जरूरी है पर कंसल्टेशन में और ज्यादा जरूरी है। टाइम ब्लॉक करना है, ओके, मोबाइल साइलेंट रखना है। टाइम ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताता हूँ, कंसल्टेशन करते वक्त आपकी मानसिक स्थिति एकदम शांत होनी चाहिए। मन में 1000 विचार चल रहे तो कंसल्टेशन ना करे। अगर बुद्धि स्थिर ना हो तो कंसल्टेशन ना करे। अपॉइंटमेंट फॉरवर्ड कर दे परमिशन लेके, या किसी और को हैंड ओवर कर दे परमिशन लेके। बट मनस्थिति अच्छी ना हो तो कंसल्टेशन कभी ना करे, क्योंकि आपके लिए तो ये क्लाइंट हो सकता है, उसके लिए जीवन का प्रश्न है। लोग आपके, मैंने देखा है, अगर आप अच्छा कंसल्टेशन करते हो तो लोग पूरे विश्वास के साथ फॉलो करते हैं। तो आपकी मनस्थिति स्थिर होनी चाहिए, परिस्थिति शांत होनी चाहिए, है ना। यस, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की प्रिपरेशन क्या है, तो अपॉइंटमेंट उनको देना है। आगे देखते हैं। दोनों पेरेंट होने चाहिए, इंसिस्ट कीजिए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल दोनों पेरेंट्स हो जाए, चाहे ऑनलाइन हो। एक तो मैंने ऐसा कंसल्टेशन किया था, कोई ऑफिस में वो लेडी आई थी एंड USA से उनके पति हमें व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे जुड़े थे, क्योंकि उस वक्त जूम नहीं था, पिछले साल की बात है ये। तो वो ऐसे इधर, मैडम इधर, ये स्टैंड पे लगा दिए मिस्टर को, और मैंने ऐसे कंसल्टेशन किया था, है ना। तो अगर दोनों है तो बहुत अच्छा होता है, ताकि आगे चल के चाइल्ड को डेवलपमेंटल गाइडेंस के लिए दोनों पेरेंट एक सिंक में होते हैं। एक को पता चल के कोई फायदा नहीं है, होता है फायदा बट
दोनों हो तो बहुत बेहतर है, नहीं तो यही एक दूसरे में ऐसे अटक जाते हैं ना, है ना। एक कह रहा है ये करेंगे, सर ने बोला है, दूसरा बोलता है इससे क्या होता है, क्या काम खत्म, पैसे भी पानी में और आपका क्लाइंट भी पानी में और आगे चल के रेफरेंस भी नहीं आएगा। मुझे उम्मीद है मैं क्लियर बात कर रहा हूँ। शो ऑफ हैंड्स। यस, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात ये है, उनको ये बोल देना 90 से 120 मिनट का समय लगेगा, फुल टाइम आपका चाहिए। रिमाइंडर देना, रिमाइंडर की एक मेथड है, एक दिन पहले रिमाइंडर देना है। जिस दिन कंसल्टेशन है उस दिन सुबह सुबह भी एक मैसेज ड्रॉप कर दो, और आखिरी वाला 1 घंटा पहले या तो लिंक भेजो या फिर एड्रेस भेजो 1 घंटा पहले। ज्यादा रिमाइंडर देने से लोग परेशान हो जाते हैं ना, तो हम मीटिंग अनाउंस करते हैं, फिर 1 दिन पहले अनाउंस करते हैं, और मीटिंग से घंटा भर पहले ना मिलते हैं, आज ऐसा सुबह मैसेज आता है, फिर घंटा भर पहले लिंक दे देने की, अरे उनको लगता है फिर से याद आता है। दिस इज द वे। ओके, तो एड्रेस भेज सकते हो आप, लोकेशन भेज सकते हो, या मीटिंग का आईडी भेज सकते हो। रिमाइंडर्स बहुत जरूरी है, लोग अपने जीवन में व्यस्त होते हैं। आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, बट उनके कई सारे अपॉइंटमेंट्स में से अगर वो एक हो तो ये हमारी ड्यूटी है। दूसरी बात, मोबाइल साइलेंट रखने का प्रैक्टिस रखे, कंसल्टेशन में डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जब हम मोबाइल साइलेंट करते हैं, क्लाइंट को भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम्बली, या तो मोबाइल बंद करे या साइलेंट करे, और एज फार एज पॉसिबल अनइंटरप्टेड सेशन को चलने दे, विदाउट इंटरप्शन एज फार एज पॉसिबल। बहुत ही बिजी है तो हम सब लोग रुक जाएंगे, ये भी करना है। अगर कोई उठ के जाता है तो मैं सेशन को वही रोक देता हूं, क्योंकि 2-4 बातें एक को पता है एक को नहीं पता, नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। अब यहाँ पे दोनों का फायदा है, देखो अच्छे से कंसल्टेशन होगा, क्लाइंट का फायदा, बच्चे में इंप्रूवमेंट होगी, आपका भी फायदा, आपको रेफरेंस मिलेंगे, है ना। सो फार सो गुड। शो ऑफ हैंड्स। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ, सो फार सो गुड। शो ऑफ हैंड्स। कंजूसी नहीं करनी। कुछ लोग सोचते हैं कि बाकी लोगों ने हाथ दिखाया तो मेरे हाथ की क्या जरूरत है। तो फिर से एक बार, ये रही समरी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं। एक ऐसी समरी लिख के लेनी है, एक ऐसी समरी लिख के लेनी है हर बार। अभी ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बराबर। और मैं आपको ना एक पीपीटी या पीडीएफ फाइल दे दूंगा, जहां पे ये समरी के अनुसार ना आपको सिर्फ उसके नीचे नीचे पेस्ट करते जाना है आगे चल के। इमेजिन कितना इजी हो जाएगा। मान लो वीएके में आपने ऑडिटरी लिखा, स्क्रिप्ट आ गई, विजुअल लिखा, स्क्रिप्ट आ गई, है ना, बढ़िया होगा, है ना। यस, तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं शुरुआत कैसे होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि शुरुआत बेसिक इंफॉर्मेशन से होगी, शुरुआत बेसिक इंफॉर्मेशन से होगी। और बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, तो डीएमआईटी क्या है, एमआई क्यों, आरसी काउंट एक्सप्लेन करना है, फिर वर्ल लूप, ये जो है डब्ल्यू एक्स वगैरह, उसकी तरफ क्लाइंट देखता रहता है ना। अगर उसमें भी आर्क है रिपोर्ट में तो भगवान बचाए आपको। वो क्लाइंट देखता है कि मेरा ऐसा कौन सा कप्पा है जिसमें 0 है, 0 खाली बैठा है बोले। तो उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये डब्ल्यू क्या है, एल क्या है, एक्स क्या है। ओके, आगे देखते हैं। साथ में ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्सप्लेनेशन के साथ आपको परसेंटेज भी एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट्स द वर्ड, परसेंटेज भी एक्सप्लेन करने हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग, एवरेज और लिमिटेशन जोन क्या है। ओके, आई बिलीव सो फार सो गुड, क्लैरिटी है। अब इसको लिटरली करते हैं। ओके, तो अभी मैंने बता दिया ये करना है, अब हम उसे करने का प्रयास करते हैं। ओके, ऑल सेट। तो जैसे मान लो मैं कैसे बताऊंगा लोगों को, तो सबसे पहले तो मैं इंक्वायरी करता हूं, मान लो डीएमआईटी की इंफॉर्मेशन है, आई पोलाइटली आस्क द नेक्स्ट पर्सन, आर यू अवेयर कि डीएमआईटी क्या है, पूछना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2 में से 1 पेरेंट कन्विंस नहीं होता है, वो सोचता है ये क्या फिंगरप्रिंट ले लिए, होता है, अनुभव है आपके। तो आपको पूछना है कि आप डीएमआईटी के बारे में जानते हो, इसके फायदे वगैरह वगैरह। अगर तो उन्होंने हाँ कहा तो बहुत बढ़िया, ना कहा तो आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि सामने वाले ने ना कहा, 2 में से 1 ने कहा मुझे डीएमआईटी का ज्यादा नहीं पता, इसने बोला था टेस्ट अच्छी है, करके लेनी है, तो हम आ गए, है ना। तो हम उन्हें बताएंगे कि सर ये एक अमेजिंग, अभी ये यहाँ से मेरे चॉइस ऑफ वर्ड शुरू हो जाते हैं। ओके, डीएमआईटी एक अमेजिंग टेस्ट है,
इसका यूज मेजॉरिटीली करियर गाइडेंस के लिए हम करते हैं, बट ये ओवरऑल किसी भी इंडिविजुअल के असेसमेंट का बेस्ट टूल है, असेसमेंट का बेस्ट टूल है। जैसे हम एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं करियर गाइडेंस के लिए, 10th स्टैंडर्ड के आसपास आपने सुना होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट होती है, उसी तरह ये फिंगरप्रिंट एनालिसिस बेस्ड टेस्ट है। और इस टेस्ट के माध्यम से आपको मैं ABCDE ये इंफॉर्मेशन दूंगा। ओके, तो वो क्या क्या होती है, तो इससे हमें पता चलता है बच्चे की पर्सनैलिटी क्या है। ओके, उसके बाद हम बच्चे के लिए बेस्ट स्टडी मेथड समझ सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और लिमिटेशन, वीकनेस कभी नहीं कहना, लिमिटेशन जोन समझ सकते हैं, और बच्चे के लिए करियर गाइडेंस कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और इंफॉर्मेशन है जो हम बच्चे को दे सकते हैं। दिस इज द बेस। डन। ओके, अब बात आती है फिंगरप्रिंट की, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैं तो लोगों को हमेशा यही कहता हूं, आप सुन लीजिए, उसके बाद एंड में बात करते हैं, फिर कोई सवाल नहीं आता। तो यहाँ पे मैं एक सब एग्जाम्पल हमेशा यूज करता हूं, आप भी कीजिए। DMIT टेस्ट के बारे में जो मैंने देखा, ये 2007 में इंडिया में पहली बार आई और अब तक कई सारे लोग इसका फायदा उठा चुके हैं। एंड ये एक अमेजिंग साइंस है जहां पे हम आपको एक भी सवाल पूछे बिना आपका या आपके बच्चे का, जिस किसी का टेस्ट हो रहा है, उसकी प्रोफाइल की स्टडी करके आपको दिखा देते हैं। अब यहाँ पे अगली वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। अब से 15-20 मिनट बाद सरप्राइजेस शुरू हो जाएंगे और 1 या सवा घंटे बाद आप सोचोगे ये कैसे कर लिया इन्होंने जस्ट फिंगरप्रिंट से। अमेजिंग है। अगला वाला एग्जांपल फिर से ध्यान से सुने, ये एग्जैक्टली उसी तरीके से है कि डॉक्टर ECG निकालता है और बोल देता है आपके हार्ट में तकलीफ है या नहीं है, बिना एक भी सवाल पूछे। करते हैं ना डॉक्टर? यस, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे हो रहा है और इसका बहुत सारे लोगों ने लाभ उठाया है। ये बेसिक बताना है, ठीक है। आगे अगर चाहिए तो फिर आपकी BTP वाली चीज हम बता सकते हैं उनको, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, अगर 1-2 बेसिक क्वेश्चन है। उससे ज्यादा अगर कोई जाता है तो मैं सीधा सीधा उनको बोलता हूँ, सर कृपया अनुभव ले, आप ये केस स्टडी पूरे से सुने। ओके, और फिर हम बात करेंगे। और मैं तो मैं काफी बार मजाक करता हूँ बातों बातों में, हैप्पी गो लकी हूँ, तो मैं उनको ये भी बोलता हूँ कि अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा डिटेल चाहिए तो हमारी अगली ट्रेनिंग बैच 3 तारीख को शुरू हो रही है। ओके, सॉरी फॉर कनेक्शन डिस्टर्ब। तो मैं उनको कहता हूं कि सर अगली 3 तारीख को हमारी बैच शुरू हो रही है, केवल 15,000 की इन्वेस्टमेंट है, आइए मैं पूरा सिखा दूंगा आपको, है ना। अभी ये आपको चांस कब लेना है, डिपेंडिंग ऑन कि सामने वाले की पर्सनैलिटी और आपका रेपो कैसा है ना। मैं ब्लेस्ड लोगों में से हूं कि ऑलमोस्ट 90-95% लोगों के साथ 10-15 मिनट में मेरा रेपो बन जाता है। रेपो बिल्डिंग पे मैंने कई सारे सेशन लिए हैं, वीडियोस देख लीजिएगा, नहीं तो फिर किसी दिन याद दिला दीजिएगा, मैं ले लूंगा। ओके, वैसे भी NLP ट्रेनिंग ले रहा हूं मैं अभी, एंड वो फ्रेंचाइजीज के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप सभी को बधाई। एंड जो फ्रेंचाइजी नहीं है उनको शुभकामनाएं, 12,000 की फीस दे सकते हो आप उसके लिए। जय श्री कृष्ण। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक आ गए। अब अगला वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है, व्हाई एम आई। तो इसकी एक लंबी चौड़ी स्टोरी तो मैं कई बार सुनाता हूँ, फोर्ड की, है ना, आपको पता है। एक छोटी स्टोरी भी सुना सकते हो आप कि सर ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो क्लास में अव्वल आते हैं वो कई बार ना जीवन में अव्वल नहीं आते, और कई सारे बच्चे जो बैक बेंचर्स या लो स्कोरर होते हैं वो जीवन में कहां से कहां चले जाते हैं, है ना। तो ये साइंटिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा सवाल था, साइंटिस्ट के मन में भी बहुत बड़ा सवाल था, साइकोलॉजिस्ट के मन में बड़ा सवाल था, और उन्होंने काफी रिसर्च किया। और उसके बाद हावर्ड गार्डनर, ओके, अगर आपको चाहिए तो नाम लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट नाम है। हावर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी प्रस्तुत की 1985 में, जिसे कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार इंसान के पास अलग अलग 8 इंटेलिजेंस होते हैं, उसमें भी सब इंटेलिजेंस पकड़ के 10 इंटेलिजेंस होते हैं। ओके, उनमें से किसी भी एक पे भी अगर इंसान ने बहुत अच्छा काम किया तो वो सुपर सक्सेसफुल होता है। और ये टेस्ट आपको यही बताएगी कि आपका बच्चा किस इंटेलिजेंस में काम करे, कहां कम मेहनत में ज्यादा। अभी ये वाला काम भी करना है, गैस के बर्नर का एग्जांपल देना है कि यहाँ पे हमें बर्नर पता चल जाता है ना, क्या पता चलता है, बर्नर। तो बड़ा बर्नर है तो कम समय में ज्यादा काम हो जाता है, और छोटा बर्नर है तो ज्यादा समय लेता है, काम कम होता है ना। काम तो दोनों पे होता है।
तो ये भी पता चल जाता है। फिर यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल कि सर आप जानते हो कई सारे एग्जाम्पल्स है। मान लो लता मंगेशकर है, केवल एक चीज में महारत। मान लो AR रहमान है, एक चीज में महारत। संतूर वादक किसी कोई अगर आपको पता है तो नाम ले लीजिएगा। सचिन का नाम ले लीजिएगा, सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट में, एक चीज में महारत। गोविंदा है, फेशियल एक्सप्रेशन की महारत है ना। बिग बी है, आवाज की महारत, एक्टिंग के साथ साथ। यस, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को दे सकते हो। एंड हमें भी यही पता करना है कि आपके बच्चे में वो कौन सी महारत है, किस चीज में वो कम एफर्ट में ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, और अगर ज्यादा एफर्ट लेगा तो सुपर सक्सेसफुल होता है। ये वर्ड यूजफुल है। कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट और ज्यादा एफर्ट में सुपर सक्सेसफुल डेफिनेटली होते हैं बच्चे। ओके, MI का बेस क्लियर हो गया कैसे देना है। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा यही सिस्टम फॉलो करें। अब 9 केस स्टडीज होगी, सब में मैं यही करूंगा। इसके बाद एक्सप्लेन करते हैं RC काउंट। तो ऐसा कहा जाता है कि RC शब्द के सिवा DMIT अधूरी है ना। तो रिच काउंट, व्हाट्स द वर्ड, रिच काउंट यानी RC काउंट। अभी से कुछ लोग टोटल फिंगरप्रिंट रिच काउंट कहते हैं, TFRC। कुछ लोग FRC कहते हैं, फिंगरप्रिंट रिच काउंट। कुछ लोग सिर्फ RC कहते हैं, रिच काउंट। कुछ लोग RC कहते हैं, RC सर। तो आपको जो सुनना है आप सुनिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने देखा तो 297 काउंट है, यहाँ नीचे आप देख सकते हो। अब हमें उन्हें ये भी एक्सप्लेन करना है कि दिस टेल्स अबाउट द ग्रास्पिंग एबिलिटी ऑफ द पर्सन। व्हाट्स द वर्ड, ग्रास्पिंग एबिलिटी ऑफ द पर्सन। तो अगर मान लो मेरा एक हमेशा का एग्जाम्पल है, उसे एज इट इज प्लीज सुन लीजिएगा। कल्पना करें, मान लो यहाँ पे एक दरवाजा है, तो आप जहां कहीं बैठोगे एक दरवाजा होता है आसपास, है ना। अनलेस एंड अनटिल आप ग्राउंड पे बैठे हो क्रिकेट के, तो अलग बात है। ओके, बट वहां पे भी गेट मिल जाएंगे आपको। तो मान लो मैं एग्जांपल यही देता हूं कि अगर यहाँ दरवाजा है तो एक वक्त कितने लोग आ सकते हैं। तो कहेंगे 2, ज्यादा से ज्यादा 3 बच्चे हैं तो 3 आ सकते हैं। और मैंने कहा अगर ये दीवार पूरी तोड़ दी और यहाँ शटर लगा दिया तो कितने लोग आ सकते हैं एक साथ। तो लोग नॉर्मली कहते हैं कि 15-20 लोग एक साथ आ सकते हैं ना। यस, तो मैं उनको वही बताता हूं कि यहाँ पे वही होता है कि ग्रास्पिंग की एबिलिटी मेजर की जाती है। कुछ बच्चों के ये जो इनपुट लेने की जो क्षमता है, इंफॉर्मेशन को अंदर लेने की क्षमता है, कुछ बच्चों की बहुत ज्यादा होती है, कुछ बच्चों की मर्यादित होती है। शो ऑफ हैंड्स अगर मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। ये एग्जाम्पल देना है उनको, और ये स्टेप बाय स्टेप प्लीज नोट कर लीजिएगा। ओके, तो इसका फायदा क्या है, जिसकी जितनी ज्यादा ग्रास्पिंग उतना वो कम समय में ज्यादा सीखेगा, है ना। अब यहाँ पे एक बात और भी बतानी है ताकि किसी का ईगो हर्ट ना हो, उनको ये बतानी है, इंसान अगर अपने ब्रेन का 5-6% भी यूज कर लेता है तो भी वो जीनियस बन सकता है, ये हमें पता है ना। ओके, तो क्षमता हर किसी में होती है, बट कुछ लोगों का दरवाजा बड़ा है इंफॉर्मेशन अंदर लेने का, तो डेफिनेटली वो लोग फास्ट ग्राफ्स कर सकते हैं, मतलब वो कम समय में ज्यादा सीख सकते हैं, है ना। तो इसकी हमारी रेंज है 60 से नीचे है, तो एकदम जिसे कहते हैं थोड़ा लो है ऐसा मानते हैं हम। ओके, फिर 6 से क्षमा करें 60 से 100 के बीच में है तो लो पोटेंशियल है, यानी थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब सीखेगा, है ना। 100 से 140 है तो एवरेज पोटेंशियल है, यानी आम जनता के इतना ही पोटेंशियल है, नॉर्मल क्लासरूम के एवरेज इंटेलिजेंस के इक्वल है। 140 से ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, फिर हर 20 को हम कहते हैं अबव एवरेज, है ना। फिर गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट, गिफ्टेड। तो 220 के आगे गिफ्टेड है। अब ये पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है क्लाइंट को सिर्फ ये बेसिक बताना है। तो आपकी कैटेगरी आती है गिफ्टेड में। किस में आती है, गिफ्टेड में। रिच काउंट अगर आपको एक्सप्लेन भी करना है तो आप हमारे रिपोर्ट का ये पेज 28 यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मान लो एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है, TFRC 200 एंड अबव हैज, जिसे कहते हैं एक्सेलेंट लर्निंग एबिलिटी वगैरह वगैरह, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, 65 के नीचे क्या करना है वगैरह वगैरह। ओके, तो रेंज बताई है, आपको ये बताना है। अब ये क्लाइंट क्या है, गिफ्टेड है, आई वुड से सुपर गिफ्टेड, 295 का काउंट है। ओके, जस्ट आपके एक्सपीरियंस के लिए बताता हूं या फिर जानकारी के लिए, अब तक मैंने हाईएस्ट जो देखा है 327 का काउंट देखा है, हाईएस्ट 327 विथ 10 वर्ल्स।
ओके, और वो एक यंग बच्चा था जिसे मैंने मजाक मजाक में बोल दिया उसकी मम्मा को, इसका बीपी चेक करना, इसको हाई बीपी हो सकता है, एंड एट द एज ऑफ 27 ही हैड हाई बीपी। ये क्यों, मैं बाद में बताऊंगा। ओके, ये मैं बाद में बताऊंगा और इसी के स्टडी में बताऊंगा एंड में, आखिरी वाली स्लाइड में, तो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। तो ये क्लियर है कैसे एक्सप्लेन किया मैंने? 3 शब्द आपको क्लियर पता चले क्या? शो ऑफ हैंड्स, 3 शब्द। यस, डीएमआईटी का बेस, एमआई और रीच काउंट। ओके, अब अगला वाला शब्द है वो है वर्ल, लूप एंड एक्स। ओके, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा भाषण नहीं देना है शुरुआत में। उनको कहना है कि सर हमारे साइंस के अनुसार, शब्द क्या है, हमारे साइंस के अनुसार फिंगरप्रिंट्स ब्रॉडली 3 कैटेगरी में डिफाइंड है। एक है वर्ल यानी चक्र, आपने नाम तो सुना होगा चक्रधारी वगैरह किया, चक्र वाले लोगों ने सुना है चक्र, आज तक मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने नहीं ये किया। फिर दूसरा वाला आता है शंख, शंख भी सुने हैं लोगों ने, और एक आता है क्या कहते हैं उसे, धनुष। ओके, तो ये 3 प्रकार के कैटेगरीज होते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आपके रिपोर्ट में जो भी अप्रोप्रिएट है वो मैं आपको समझा दूंगा, इतना ही बोलना है, दैट्स इट। ओके, तो W का मतलब चक्र, L का मतलब शंख और X का मतलब धनुष, इतना बोल देना है। ओके, या फिर आर्क, हमारा इंग्लिश वर्ड और मराठी हिंदी वर्ड जो भी है उनको एक बार बता देना, ताकि क्या है उनके मन में वो अटक नहीं जाते। अदरवाइज लोग सोचते ये W11 क्यों लिखा है, 7 क्यों लिखा है, वो उसी में फंसे रहते हैं। आपकी काउंसलिंग एक बाजू में, वो सोच रहा है ये इधर क्यों लिखा है। ओके, इसके बाद अगर आर्क हो या ओपन जोन हो, अभी यहाँ पे तो है नहीं तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ओके, अगर आर्क है तो ओपन जोन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ओपन जोन एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो मैं आज नहीं करूंगा, आर्क वाली केस स्टडी में करते हैं, ठीक है। मैं हर टाइप की केस स्टडी लेने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं, और क्या एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग, एवरेज, लिमिटेशन एंड ओपन जोन। ओके, अब रिपोर्ट में वीक वर्ड है, वीक जोन है ना, तो हमें वर्ड यूज करना क्या है, लिमिटेशन जोन, और लोगों को क्लियरली बताना है अगर आपका जोन स्ट्रांग है तो वो काम आप कम एफर्ट में ज्यादा अच्छा कर सकते हो, कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट आएगा। एवरेज है तो ज्यादा एफर्ट में एवरेज आउटपुट आएगा, बहुत ज्यादा एफर्ट में अच्छा ये आएगा, है ना। लिमिटेशन जोन में है तो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा। यहाँ एक वर्ड डेफिनेटली 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 बोलना है आपको। ओके, वो वर्ड ये है कि अगर कोई वीक जोन में है तो वहां पे भी बच्चा अच्छा कर सकता है। हमने कई सारे बच्चों को अच्छा करते देखा है, पर मेहनत ज्यादा लगेगी कंपेयर टू, फिर से एग्जांपल, बड़ा बर्नर, छोटा बर्नर, बड़ा बर्नर इजीली समझ में आता है लोगों को, डीएमआईटी समझे ना समझे, बर्नर समझ में आता है गैस का, है ना। तो ये समझाना है। इसका फायदा क्या है पता है, मेरे पास ऐसे कुछ लोग आए थे, एक बच्चा आया था जिसका ग्रॉस बहुत बहुत ही कम था और उसके पिताजी स्पोर्ट्समैन थे, स्टेट स्पोर्ट्समैन। तो बच्चे की छोटी उम्र से लेके ही बच्चे को वो रोज ग्राउंड पे लेके जाते हैं, फुल टू, रोज का 2-2 घंटे का ट्रेनिंग। और 4 साल बाद वो बच्चा मेरे पास आया और मैं उसको समझा रहा हूं डीएमआईटी पे कि इसका काइनेस्थेटिक जोन वीक है, ये रेमेडीज करो। अब उसको पहले से रेमेडीज मिल रही थी बाय डिफॉल्ट ना, पापा की तरफ से। तो वो बच्चा उसके वीक जोन में भी वो एक क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का एथलीट था, है ना। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं तो लोगों को लगता है कि यार कुछ ये गलत कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि ईगो भी हर्ट हो जाता है कुछ लोगों का। स्पेशली लॉजिक कम है बोलोगे तो सबका ईगो हर्ट होता है, सब बच के रहना लॉजिक कम शब्द से। ओके, तो यहाँ क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, इस बच्चे को भी मैंने बड़ी ही पोलाइटली नम्रता के साथ कहा, सर आपने स्टेट खेला है, ठीक बात है, ये बच्चा डिस्ट्रिक्ट खेल रहा है, ठीक बात है, बट स्पोर्ट्स एज अ करियर इसके लिए बड़ी मेहनत का काम होगा, है ना। मैंने पोलाइटली और बोल्डली बोल दिया, स्पोर्ट्स में फिटनेस के लिए अच्छा कर रहा है, ठीक है, अभी बच्चा है, कम उम्र में है तो कर रहा है, अच्छा है, बट एक लेवल के बाद ये इसकी बॉडी उतनी लेवल तक नहीं उसको सपोर्ट करेंगे, बाकी इंटेलिजेंस ज्यादा है। फिर वो क्लाइंट ने मुझे स्माइल दे दिया और बोला सर आप एकदम सही कह रहे हो, मैंने ना इसे मार मार के एथलीट बनाया है डिसिप्लिन कर करके। ओके, तो ऐसे भी अनुभव होते हैं, तो इसलिए लिमिटेशन एक्सप्लेन करते हो उनको बोलना है यहाँ भी अच्छा कर सकते हो,
बट रेमेडीज को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा या फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? आर्क का एक्सप्लेनेशन अभी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स इट, है ना। परसेंटेज भी हमने एक्सप्लेन कर दिए, खत्म। आगे बढ़ते हैं, पर्सनैलिटी पे आते हैं। तो एक बार जरा मुझे फीडबैक दो, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये बहुत ही अच्छा चल रहा है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है तो टाइप करे वाओ, जरा मुझे भी देखे कि कितने मार्क मिलते हैं मुझे, है ना। नहीं, जरा रिकॉर्ड में आ जाते हैं वाओ, हाथ तो दिख रहे हैं मुझे। ओके, फिर भी रिकॉर्ड में वाओ आ जाएंगे अगर आपको लग रहा है कि एक अच्छा सिस्टम मिल रहा है आपको। एंड मैं आपको ये पूरा का पूरा, अभी तो नहीं, कुछ हफ्ते लगेंगे इसको फॉर्म करने में, एक एक केस स्टडी, बट ये पूरा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। आपको सिर्फ उस हिसाब से एडजस्ट करके शुरू करना है। जूम में तो ना, आई टेल यू, यहाँ पे मेरी पीपीटी चल रही है, आपको पता भी नहीं, है ना। तो जूम में हम बैकएंड में पीपीटी देख सकते हैं, कैमरे की तरफ देख के पीपीटी पढ़नी है, और क्या करना है। वैसे मैंने जो बोला वो पॉसिबल नहीं है, या तो आप पीपीटी देख सकते हो या कैमरे की तरफ, बट पीपीटी देख के कैमरा में देख के फिर कंसल्टेशन कर सकते हो। थैंक यू, आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। अब बात आई पर्सनैलिटी की। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पर्सनैलिटी में सबसे पहली बात है, हमें उनको समझाना है, पर्सनैलिटी वर्ल है। अब यहाँ पे मेरी कमेंट्री और एक्सप्लेनेशन दोनों साथ में जा रहा है ना, एंड कंफर्टेबली अच्छे से समझ में आ रहा है ना। यस, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। तो पर्सनैलिटी वर्ल है, यहाँ पे हमें क्या बोलना है, वर्ल का मतलब है सेल्फ कॉग्निटिव। अब ये शब्दों को थोड़ा समझते हैं, सेल्फ कॉग्निटिव। ओके, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, नो इश्यूज अबाउट दैट। ओके, स्पेशली टीम से होम के मेंबर्स को, कोई बाहर का है तो उसको शायद स्टार लगा दूं मैं। ओके, क्योंकि ये वीडियो किसके पास जाएगा मुझे नहीं पता। ओके, बट नियत देने की रखते हैं, और अगर सामने वाले की नियत अच्छी हो तो उनको बहुत मिल जाएगा यहाँ पे। जय श्री कृष्ण। तो मैंने कहा पर्सनैलिटी वर्ल है, शब्द है सेल्फ कॉग्निटिव। सेल्फ यानी खुद, कॉग्निशन यानी समझ, सिंपल वर्ड में कॉग्निशन को समझ कहते हैं। ओके, तो ऐसा व्यक्ति जो खुद की समझ से चलता है। अब आप सोचिए, खुद की समझ से चलने वाले का क्या होगा, है ना। तो हम पेरेंट को कहेंगे आपका बच्चा जो है वो सेल्फ कॉग्निटिव है, यानी अपनी समझ के हिसाब से चलता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी वजह से उसके तीन चीजें आ जाती है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये बच्चे जो भी उनके ओपिनियन होते हैं उसके प्रति फर्म होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है ना। आगे वाला शब्द जो स्क्रिप्ट में आएगा वो होगा रिजिड ऑन बिलीफ्स। अपनी बिलीफ्स पे, अपनी मान्यताओं पे ये रिजिड होते हैं वर्ल्स, चक्रधारी लोग, है ना। डोमिनेंट पर्सनैलिटी से कहते हैं। तो डोमिनेंट का मतलब ये नहीं कि वो लोगों को डोमिनेट करे, डोमिनेंट का मतलब ये है कि वो परिस्थिति पे डोमिनेंस चाहते हैं, सिचुएशन पे अपना कंट्रोल चाहते हैं, लोगों पे नहीं। और सिचुएशन से कंट्रोल फिसला तो वो लोगों को डोमिनेट कर सकते हैं, वो अलग बात है ना। तो इतनी बात हमने समझा दी उनको। यस, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लीडरशिप प्रोफाइल की बात करेंगे, और अगर आप यहाँ पे ठीक से देखो तो इंट्रा और इंटर से लीडरशिप प्रोफाइल आता है, तो ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड लीडरशिप प्रोफाइल है, यानी दोनों भी करीब करीब सेम है। कृपया मेरी तरफ देखें, समझने का प्रयास करें। अगर इंट्रा हाई है, इंटर कम है, तो वो खुद पे ज्यादा फोकस करता है। इंटर ज्यादा है, इंट्रा कम है, तो वो लोगों पे ज्यादा फोकस करता है ना। ओके, बैलेंस है तो वो बैलेंस रहेगा। अब बैलेंस में भी लूप है तो फ्लेक्सिबल रहेगा, है ना। बैलेंस में लूप है तो फ्लेक्सिबल रहेगा, और बैलेंस में वर्ल है तो थोड़ा सा मैं ज्यादा रहेगा उसका, तो ये नेचुरल आता है ना, मैं मेरे ओपिनियन। तो उनको समझाना है। आगे बढ़ते हैं। अब पेरेंट्स को हम क्या बोलेंगे पर्सनैलिटी में, अंडरस्टैंडिंग क्या है, की अंडरस्टैंडिंग। ये लोग पावर सीकर है, जो अभी मैंने बात की। ओके, माय व्यूज और माय गोल्स, ये उनकी प्रायोरिटी है, यानी मेरी सोच और मेरे गोल्स। तो ये डायलॉग मैं हमेशा बोलता था, ये वो बच्चे हैं जिनको एक बार अगर एक बार अगर आ गई। अभी किसी ने पूछा R1 और L1 पे अलग होगा तो क्या होगा, तो कोई सवाल ना पूछे, सब प्रकार की केस स्टडीज में रेडीमेड लूंगा, प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना। 9 प्रकार की केस स्टडीज आपको आ रही है, तो आप सीखने पे जोर दे फिलहाल। ओके, और क्वेश्चंस आप बाद में मुझे बताएं, हर क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा, वो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है मेरा आंसरिंग का। तो लेट्स कम बैक टू द ट्रैक। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा कि पावर सीकर है, माय व्यूज माय गोल्स, इसके प्रति फर्मनेस है। तो ये वो बच्चे हैं, या तो बात
उनको भाषण देके फायदा नहीं, कितना भी बोलो सुनते नहीं, और एक बार सुन लिया तो फिर उनको भाषण देने की जरूरत नहीं। वंस कन्विंस फॉर एवर टिल दे गेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर से नई इंफॉर्मेशन आएगी तो फिर से बदल सकते हैं, आया ना। तो इन बच्चों के लिए पेशेंस जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताना है इनको। आगे हम बताएंगे की टू सक्सेस इज राइट बिलीफ लीड टू सक्सेस एंड रॉन्ग बिलीफ लीड टू अंडर अचीवमेंट। अब ये पेरेंट को समझाना है। ओके, उनको बताना है कि हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, हमारा स्टडी ये कहता है कि ये जो सेल्फ कॉग्निटिव बच्चे होते हैं, इनकी बिलीफ सिस्टम सही हो तो ये डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। गलत बिलीफ सिस्टम हो तो भी हमने पहले ही नोट किया है कि वो अपनी बिलीफ को छोड़ते नहीं, है ना। तो गलत बिलीफ सिस्टम है तो ये अंडर अचीवर रहते हैं, है ना। तो बोले जो भी है मैं ऐसे ही हूँ बोलने वाले लोग होते हैं, है ना। वो कौन सा डायलॉग है वो, टेढ़ा है पर मेरा है। बोले जो भी है एटीट्यूड मेरा है ना। टेढ़ा है तो टेढ़ा है, लॉस मेकिंग है तो लॉस मेकिंग है। तो ये कीज है जो हम पेरेंट्स को समझा देंगे, बच्चे को भी समझा देंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग में हम कैसे कहेंगे। पेरेंट को हम बोलेंगे कि जैसे आपने समझा कि इनके लिए बिलीफ्स बहुत मैटर करते हैं, तो पेरेंट को चाहिए कि सबसे पहले तो इनको रिस्पेक्ट दे। ये राजा प्रजाति के लोग हैं, है ना, दीज आर किंग्स। तो इनको रिस्पेक्ट दे, हमेशा इनको रिस्पेक्ट से बिहेव करे। रिस्पेक्ट ना मिला तो ये नहीं रहते। मैं हमेशा ये भी बोलता हूँ कि कैसा होगा अगर आपके घर में कल डिनर के लिए कोई राजा आ जाए, तो आप कैसे बिहेव करोगे उनके साथ। आप उनको बोलोगे यहाँ बैठ वहां बैठ, ये खा वो खा, नहीं, एक अलग तरीके से उनके साथ आप डील करोगे। तो आपका बच्चा भी पर्सनैलिटी वाइज किंग पर्सनैलिटी का है। अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यूं ही नहीं बड़े राजाओं को चक्रवर्ती कहा जाता था। तो ये साइंस बहुत पुराना है। चक्रवर्ती राजा चक्र से आते हैं, है ना। जय श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं। दूसरी वाली बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ चॉइस ऑफ वर्ड को प्लीज नोट करें। आपके बच्चे से अगर आपको कोई काम करवाना हो तो हमेशा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। चक्रधारी लोग ऐसे क्षेत्र में नहीं रुकते जहां पे उनका खुद का एक्टिव रोल ना हो। तो अगर आपको बच्चे से कुछ काम करवाना है, उसको एंगेज करना है, तो उसका खुद का एक्टिव रोल होना चाहिए। बच्चे का खुद का एक्टिव रोल होना चाहिए। ये बात को समझे प्लीज। ओके, क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। उसके बाद हमें बोलना है इंफॉर्मेशन। ओके, तीसरा शब्द पेरेंटिंग में इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कि ये बच्चे को इंफॉर्मेशन दे ताकि उसके बिलीफ बदले। इसको लेक्चर देके इंस्ट्रक्शन देके फायदा नहीं है। तो क्या नहीं देना है? इंस्ट्रक्शन नहीं देना है और लेक्चर नहीं देना है। ओके, इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। और पेरेंटिंग का चौथा रूल है वर्ल बच्चे की, वो है पेशेंस रखे। क्या है? पेशेंस रखे। ओके, तो जब भी ये बच्चा आप उसको इंफॉर्मेशन दोगे, मैं कई बार ये बताता हूं, ये लोग देर से सुनते हैं बट जब सुनते हैं तो बहुत अच्छा सुनते हैं। तो ऐसे बात करते रहो जैसे दीवार से बात कर रहे हो, इसके कान पे इंफॉर्मेशन जाए, है ना। किसी बल को, अब ये आपकी मेरी आपस की बात है, आप चॉइस ऑफ वर्ड को ठीक करके क्लाइंट को बोल देना। किसी बल को समझाना है ना, ओके, तो थर्ड पार्टी टॉक भी अच्छा होता है। वो तो सुन रहा है ना, ऑडिटरी है तो सुन रहा है, विजुअल है तो देख रहा है, काइनेस्थेटिक है तो वो एक्टिविटी कर रहा है। तो उसके कान पे अरे बेटा ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, या फिर एग्जांपल दे दिया, हाँ देखा ना ओवर कॉन्फिडेंस का परिणाम क्या होता है। अब मैं टीवी में सीरियल में किसी हीरो के बारे में बात कर रहा हूँ, बच्चा सुन रहा है आया ना। तो इनको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आपकी परिस्थिति के अनुसार, और पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक उनको वो रियलाइजेशन नहीं होता है तब तक वो बदलते नहीं, और बदले तो कायम बदले। ओके, और मेरा बहुत सारा एक्सपीरियंस है, सभी पर्सनैलिटी के लोगों का मेरा बहुत सारा स्टडी भी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो फार सो गुड, क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, है ना। तो आपको कंसल्टेशन करते वक्त क्या करना है मैं जरा समझाता हूं आपको, है ना। तो बच्चे के साथ और पेरेंट्स के साथ सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, है ना। पेरेंटिंग जब डिस्कस करोगे आप तो बच्चे को बोलना है 10-15 मिनट के लिए बाहर बैठना बेटा, ओके। और पूरा कंसल्टेशन होने के बाद बच्चे के साथ भी 10 मिनट बात कर लेना, ठीक है। सेपरेटली आपको कुछ बोलना है, चैलेंजेस है, कुछ मदद कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, वो वाला डायलॉग, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम। तो बच्चे को क्या बोलना है? एज बिलीफ इज द की। पेरेंट को भी यही बोला, चेक बिलीफ एज, ओके,
जो भी आपकी बिलीफ है चेक करो, इवेल्युएट डिसीजन टेकन। अब ये स्टेप्स मैं बता रहा हूं आपको, ये एज इट इज बता देना है वर्ल्ड को सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम में, एज इट इज। उसको बोलना है बेटा आपको, यानी बच्चे रियलाइज करते हैं वो अपने मन की करते हैं ना, बच्चे रियलाइज करते हैं कि वो अपने मन की करते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चे को बोलना है बेटा कि आप ऑब्जर्वेंट रहो कि आपके क्या डिसीजन है। अभी ये स्टेप्स को पहले मैं पढ़ता हूं, फिर हम बात करेंगे इस पे। ओके, तो पहले तो देखना है, बिलीफ चेक करने के लिए पहले डिसीजन चेक करने हैं। अब ये देखना है डिसीजन का इंपैक्ट पॉजिटिव हुआ या निगेटिव। चेक व्हाई दिस डिसीजन, कौन सा बिलीफ है उसके पीछे, फिर कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से ये बिलीफ बना है। ओके, फिर बिलीफ से डिसीजन, डिसीजन से एक्शन, और एक्शन से जीवन बदलता है। ये बच्चे को समझाना है, ये बच्चे को समझाना है पूरा साइकिल। थोड़ा सा एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि मेरे सामने कोई बैठा है, मान लो एक बच्चा है अश्विन नाम का। अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, तो मैं उनको क्या बोलूंगा कि बेटा याद करो कि पिछले हफ्ते भर में आपने कोई इंपॉर्टेंट या न्यू डिसीजन लिया क्या। तो बोलता है पिछले हफ्ते में, महीने में, वगैरह वगैरह। ओके, जो कि डिसीजन है, यानी अभी वो टास्क पूरा हो चुका है। फिर हम उनको पूछेंगे तो आपको क्या लगता है, आपका डिसीजन सही था नहीं था। ओके, तो बोलेगा सही था। ओके, तो उसको बोलो याद करे, ये वाला एक रख लेते, एक ऐसा याद करो जो डिसीजन आपने लिया बट वो सही नहीं साबित हुआ। तो उसको थोड़ा मेहनत लगता है, देखो गलती यार जल्दी नहीं मिलती इंसान को, बट ये डेमो करवाना है बच्चे के साथ। तो बोलेगा हाँ, मैंने सोचा था कि स्टडी मैं एन वक्त पे करूंगा और वो डिसीजन मेरा गलत हो गया, है ना। तो फिर उसको ये सवाल फिर से पूछते हैं, देखो अब डिसीजन आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डिसीजन का इंपैक्ट आया, तो उसको पता है नेगेटिव डिसीजन यानी लॉस हो गया, पॉजिटिव डिसीजन से फायदा हो गया। तो चेक व्हाई डिसीजन, व्हाट बिलीफ यू हैव। तो पॉजिटिव डिसीजन में बच्चा बोलेगा कि मैंने ABCD देखा था, इसकी वजह से ये डिसीजन लिया, है ना। नेगेटिव में वो बोलेगा कि सर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था खुद पे कि मैं कर लूंगा 2 घंटे में, ऐसे 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 कर लूंगा मैं। ओके, बट वो हुआ नहीं। फिर आगे वाली स्टेप पे जाते हैं, उसको पूछना है कि ये बिलीफ के पीछे इंफॉर्मेशन क्या थी आपके पास। तो बोलेगा नहीं सर, मुझे लगता है कि मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ, इजीली कर लेता हूँ, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा वो खुद के बारे में ओपिनियन बताता है। या फिर किसी और ने उसको इन्फॉर्मेशन दिया, अरे तेरे को क्या, तू तो ऐसे कर लेगा, वगैरह वगैरह। तो वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया होगा। जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक करें। इंफॉर्मेशन बदलेगी तो बिलीफ बदलेगा, बिलीफ बदलेगा तो डिसीजन बदलेंगे, डिसीजन बदलेगा तो लाइफ बदलेगा। एग्जाम्पल, ये लोग ना बोल देंगे अरे मुझे वो इंसान पसंद नहीं है, बोल दिया काम खत्म। अरे क्यों नहीं पसंद या क्यों पसंद है, दोनों पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है या ना। अब देखिए टीनेज में तो क्या होगा, अभी इसको आप अप्रोप्रिएटली आपकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके छोटे बच्चे बड़े बच्चों में एडजस्ट कर सकते हो एग्जाम्पल्स को। फिलहाल तो हम मेनली टीनेजर्स पे फोकस कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे हम उन्हें बता सकते हैं, देखो टीनेजर में होता है ना कि इसके साथ बात नहीं करनी, क्यों नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता, तो बोले ऊंचा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, कुछ भी हो सकता है। ये रीजन नहीं होते ना कई बार किसी को पसंद करने के या ना करने के, है ना। तो वर्ल्ड को ये समझाना है। और एक बात है, वर्ल्ड को ये बताना है मैं स्वयं एक वर्ल्ड हूं। ओके, और मैं डेली बेसिस पे डिसीजन एनालिसिस करता हूँ, डेली बेसिस पे। ओके, एक जमाना था जब मैंने 15 डेज में एक बार ये करना शुरू किया था, 15 डेज में एक बार डिसीजन एनालिसिस। फिर मैंने वीकली बेसिस पे किया, वीकली बेसिस पे, और अब मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, डेली। तो बच्चे को बोलना है बेटा एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ना, वीकेंड को, वीक की बिगिनिंग पे बैठना है, सोचना है बैक में कि क्या डिसीजन लिए, कैसे लिए, क्या इंफॉर्मेशन है। सेल्फ कॉग्निटिव लोग यानी वर्ल्ड्स अगर खुद को एनालाइज नहीं करेंगे तो आई विल टेल यू अंडर अचीवर रहेंगे अपने बिलीफ को। यानी आपने ऐसे कई सारे लोग देखे होंगे ना, यार ठीक है ना, ऐसे ही है मैं, ऐसा ही है मैं वाले, है ना, है या ना। तो कृपया उनको इस बात का गाइडेंस दे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 10 लोग की बात करते हैं। तो SMS कैसे एक्सप्लेन करना है वर्ल्ड का क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं पूरी कमेंट्री दे रहा हूँ, स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, और ये टेक्स्ट भी दे रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा हाथ में दूंगा। बट प्लीज 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 मेक श्योर कि स्टैंडर्ड कंसल्टेशन करें। क्या आप कमिट करते हो? अगर करते हो तो टाइप करें IC। IC मतलब मैं देख लूंगा नहीं, आई कमिट।
है ना, नहीं तो बोलेंगे आई सी। ओके, लेट मी सी कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, तब तक मैं आगे वाले स्लाइड पे जाता हूँ। 10 लोग, अब 10 लोगों, अब एक बार ये पर्सनैलिटी एक्सप्लेन हो गई। ओके, इंट्रा इंटर एक्सप्लेन हो गया। अब हम उन्हें 10 लोग के बेसिक फंक्शन बताएंगे, 10 लोग के बेसिक फंक्शन। ओके, तो वो क्या है जरा यहाँ पे देखते हैं। मान लो यहाँ पे आपने अगर देख लिया 10 लोग है, तो इंट्रा इंटर जरा देख लेते हैं। तो इंट्रा का मतलब क्या है? आई मी माई सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस। इंटर का मतलब एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल। फिर क्या है, मान लो यहाँ पे लॉजिक है, तो लॉजिक का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है, एनालिटिकल एबिलिटीज वगैरह वगैरह। यहाँ पे देखिए 3D इमेजिनेशन वो भी दिया है। फाइन क्या है थोड़ा सा समझा देना, ग्रॉस क्या है थोड़ा सा समझा देना, फिर लैंग्वेज और इमोशन थोड़ा समझा देना, ऑसिपिटल लोब के भी दोनों नेचुरल एंड 2D वाला थोड़ा समझा देना। ठीक है, समझा सकते हो आप? फिर भी मैं आपकी मदद करूंगा। हैव अ लुक हियर, ये रहा आपके सामने। ओके, तो आपको क्या करना है, उनको ये समझाना है कि ये जो है पहला वाला, इधर देखिए कर्सर दिख रहा है आपको, शो ऑफ हैंड्स, कर्सर दिख रहा था? ओके, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो उनको ये बोलना है, ये इंट्रा है। इंट्रा का मतलब आई मी माई सेल्फ, सेल्फ रिलेटेड। इंटर का मतलब क्या है? सोशल कनेक्ट, एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल। फिर इसको क्या बोलेंगे? थिंकिंग, एनालिसिस, रीजनिंग या व्हाट्स नाउ। इसको कहेंगे एबिलिटी टू प्लान, है ना, विजुअलाइजेशन, आइडिया फॉर्मेशन, इमेजिनेशन, प्लानिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी। फिर अगले वाले को क्या बोलेंगे? फाइन, यानी हैंड कंट्रोल्स, राइटिंग, फिंगर स्किल, स्मॉल मसल कंट्रोल। ग्रॉस का मतलब क्या है? फुल बॉडी की एनर्जी और उसका कोऑर्डिनेशन, है ना। ओके, आगे देखते हैं लैंग्वेज में क्या आता है। तो लैंग्वेज वर्ड्स, वोकैबुलरी, वर्ड मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर इमोशन या म्यूजिक एंड साउंड में रिदम, टोन, लिसनिंग स्किल्स, इमोशन, फीलिंग वो आ जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं ऑसिपिटल लोब में क्या आता है, यहाँ पे भी लिखा है ना, विजुअल आइडेंटिफिकेशन, रीडिंग, ओरिएंटेशन वगैरह। तो यहाँ आप देखते हैं माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, और विजुअल 2D में आर्ट, ड्राइंग स्पीड, साइज, शेप, स्पीड, डिस्टेंस, कलर, एस्थेटिक सेंस। ये अलग अलग एबिलिटीज है ना, ये समझा देना है। ओके, इवन अगर आप मूड में हो, सामने वाला मजे से सुन रहा है जैसे आप सुन रहे हो, तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। ये मैं हूं, ये हम हैं, ये व्हाट्स नाउ एनालिसिस की एबिलिटी, ये प्लानिंग की एबिलिटी, ये फिंगर कंट्रोल, ड्राइंग वगैरह, ये कंट्रोल आ गए, ये बॉडी एनर्जी आ गई। फिर ये लैंग्वेज एबिलिटी आ गई, और ये इमोशंस आ गए, और ये जो दिख रहा है वो, और ये जो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, एबिलिटी टू फाइंड डिफरेंसेस, इतना बता देना है। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले, अब इसके बाद हम जाएंगे CCML की तरफ। किसकी तरफ? CCML। तो सभी लोगों को सब 10 के 10 समझाते बैठने की जरूरत नहीं है ना। तो हम आगे बढ़ते हो ये बोलेंगे कि ओके नाउ विल फोकस ऑन, ऐसा करेंगे। मान लो ये आ गया, तो अगर मैं आपके बच्चे को देखता हूं तो 1 2 3 4 5 ये स्ट्रॉन्ग जोन है, इसकी हम बात करेंगे। और 2 रेड में मैंने लिखे हैं, तो रेड के बारे में मैं पहले बाद में बात करूंगा, अभी देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं CC की, CC यानी कोर कॉम्पिटेंसीज की। तो यहाँ पे हमने 4 से 5 नोट कर लिए, 4 से 5 कोर कॉम्पिटेंसीज नोट कर लिए हमने, है ना। यस, तो पिछली वाली स्लाइड पे जो था वही एक्सप्लेन करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ओके, तो ये व्यक्ति क्या है, इंट्रा ज्यादा है, तो मतलब ये इंसान कॉन्फिडेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इसका है, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ अप्रिसिएशन अच्छा है। दूसरा म्यूजिक एंड इमोशन ये हाई है, तो म्यूजिक के प्रति अप्रिसिएशन भी हाई रहेगा और इमोशन भी हाई होंगे। इंटर, इस इंसान को लोग चाहिए आसपास, एबिलिटी टू कनेक्ट विद पीपल ज्यादा है। फिर लॉजिक यानी एनालिसिस भी अच्छा कर सकता है, और भाषा पे प्रभुत्व हासिल कर सकता है ना। तो ये 5 चीजें उसकी मेन एबिलिटीज बताई। अब इसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? करियर डिफाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ देना है बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। इंट्रा और इंटर अगर हाई आता है, टॉप जोन में आता है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे ये एक लीडरशिप प्रोफाइल है। व्हाट्स द वर्ड? इंट्रा और इंटर दोनों हाई है तो लीडरशिप प्रोफाइल। ओके, इंट्रा में अगर वर्ल है और इंट्रा इंटर दोनों हाई है तो टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप प्रोफाइल। वर्ल्स आर टारगेट ओरिएंटेड लीडर्स। ओके, इंट्रा में लूप है, इंट्रा इंटर दोनों है तो पीपल ओरिएंटेड लीडर।
इंट्रा में अगर मान लो क्या है, सीआईडी यानी कंप्लायंस है, स्पेशली डबल लूप अगर है तो समझेंगे सिस्टम बेस्ड, सिस्टम बेस्ड है ना। तो सिस्टम बेस्ड लीडरशिप एचआर वाले करते हैं, अकाउंट वाले करते हैं, फाइनेंस वाले करते हैं, वो सिस्टम बेस्ड, सिस्टम से चलने वाले है ना। आर्क है तो क्या है, इंट्रा पे अगर आर्क है तो सेल्फलेस लीडर, हमेशा दूसरों की सोचेगा ना, सेल्फलेस लीडर, तो उसे सर्वेंट लीडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वेंट लीडर। लीड भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं। साईं बाबा सर्वेंट लीडर है ना, साईं बाबा तो है ना सर्वेंट लीडर, एक बढ़िया एग्जांपल। मदर तेरेसा सर्वेंट लीडर, सेवा करती थी। गाडगे बाबा, संत गाडगे बाबा, महाराष्ट्र में अमरावती साइड में है ना। तो सर्वेंट लीडर, लीडर भी है और सेवा भी कर रहे हैं, खुद आगे चल के झाड़ू हाथ में अपने, और सेल्फी के लिए नहीं है वो भी समझे। तो ये प्रोफाइल एक्सप्लेन कर दिया, इससे हम करियर एक्सप्लेन कर सकते हैं। व्हाट्स द वर्ड? करियर। इसके बाद हम जाएंगे एमएल पे, यानी मेजर लिमिटेशन। तो मैंने पहले ही बताया कि ये गिफ्टेड बच्चा है तो इसकी लिमिटेशन नहीं है। अब यहां जरा कैलकुलेशन समझते हैं। बच्चे का 297 यानी करीब करीब 300 का काउंट है। कितना? 300 का काउंट है, बराबर। अब जरा देखते हैं इस बच्चे का लोवेस्ट जोन क्या है। 8.5 है नेचुरलिस्ट, 8.5 काउंट आ रहा है नेचुरलिस्ट का, और टोटल काउंट है कितना? 300, ऑलमोस्ट 300 है ना। तो 8% 300 का मतलब कितना आया काउंट? 25.5 है ना। 100 को 8, 200 को 16, 300 को 24 और आधा आधा आधा, तो 25.5। अगर मान लो उसके लोवेस्ट जोन पे वो सुपर गिफ्टेड है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि हम जानते हैं 100 से 140 पे एवरेज पोटेंशियल है, यानी एक उंगली पे 10 से 14 अगर है तो एवरेज पोटेंशियल है या ना। तो इसका कोई मेजर लिमिटेशन नहीं है। फिर भी ट्रक का पहिया कार के पहिए से बड़ा नजर आता है, बट ट्रक की साइज के हिसाब से तो छोटा ही है ना, है या ना। ये एग्जांपल बहुत बढ़िया है या ना। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक दिस एग्जांपल? तो उनको ये बताना है व्हाइल दिस इज नॉट योर लिमिटेशन बट चांसेस है, बिकॉज दिस इज द लोवेस्ट जोन। अब इस शब्दों का प्रयोग करें, बिकॉज चाइल्ड गिफ्टेड है। मुझे तो लगता है कि इनको चैलेंज नहीं आना चाहिए, इनका कोई क्लियर कट वीक जोन या लिमिटेशन जोन नहीं है। फिर भी लास्ट दो के बारे में मैं थोड़ा कहना चाहूंगा या कहना चाहूंगी। क्लियर? क्लियर। अब हम क्या बोलेंगे? चांसेस है, चांसेस हो सकते हैं कि नेचुरलिस्ट ये है तो वो हो सकता है सिली मिस्टेक्स करे ऑब्जर्वेशन रिलेटेड, सिली मिस्टेक्स करे ऑब्जर्वेशन रिलेटेड, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। तो फिर हम उन्हें कुछ जिसे कहते हैं रेमेडीज देंगे, जैसे स्पॉट द डिफरेंस है ना, स्पॉट द डिफरेंस वाली, या फिर जो भी है हमारे पास। ये तो 2-3 है, हम स्टैंडर्ड में दे देते हैं। ऑब्जर्व प्लान, प्लान की ग्रोथ देखो, लोगों को देखो, नेचर को देखो, लोगों के चेहरे को देखो, कोई चश्मे वाला है, बिना चश्मे वाला है ना। डिफरेंसेस देखो, मम्मा ने कल ये सफेद वाले पहने थे, आज गुलाबी, परसों ये। नवरात्रि में बड़े बड़े चेंजेस आते हैं ना, तो वो चेंजेस मैनेज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए उनको इनकरेज करना है। व्हाट्स द वर्ड? इनकरेज करना है। मान लो बच्चा है दुकान में जा रहा है, तो जस्ट देख लेना है पिछली बार कहाँ पे क्या लटक रहा था। अरे कुरकुरे ज्यादा थे, लेस ज्यादा थे, इस बार कुछ और ज्यादा हो गया है ना। उनके ऑब्जर्वेशन को इनकरेज करते रहना उन्हें। यस, ऑब्जर्वेशन को इनकरेज करते रहना है। और एक टेक्निक अगर वो यूज करे तो बहुत फायदा होता है, वो होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक की। कि अगर मान लो कोई मैप है उसके सामने, बच्चे के सामने कोई मैप है, ग्राफ है, फिगर है, इमेज है, डेटा है, देखे, आंखें बंद करे, याद करने की कोशिश करे। जब देखता है उसको लगता है, अगर मान लो 2D अच्छा है और नेचुरलिस्ट कम है, तो बच्चा देखता है उसको लगता है मेरे को सब समझ में आ गया। आंखें बंद करने के बाद वो और ये इमेज मैच नहीं होती, सेम टू सेम नहीं बनती, अलग बन जाती है ना। तो उसको वो प्रैक्टिस करवाए। तो ये कुछ रेमेडीज हम उनको देंगे। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। सिस्टमैटिकली तो सोहम का हर कंसल्टेंट एक ही बात करेगा। आगे देखते हैं प्लानिंग। अब ये प्लानिंग वाला जोन है 3D वाला, वो भी थोड़ा व्हाट्स नेक्स्ट। तो उनको बोलेंगे टेक टाइम टू डिसाइड, डिसीजन लेने में थोड़ा सा पॉज लिया करे, थिंक ऑन पेपर, प्लान ऑन पेपर, और हमेशा सोचे डिसीजन फाइनल करने से पहले और कोई तरीका है क्या, कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे क्या कर सकते हैं। 4-5 ऑप्शन लिख सकते हैं क्या पेपर पे? ओके, अलग क्या कर सकते हैं, 4-5 ऑप्शन लिख सकते हैं क्या?
नया क्या कर सकते हैं, 4-5 ऑप्शन लिख सकते हैं क्या। और अगर मान लो ये दोनों में कहीं पे भी वीक जोन अगर है तो मैथमेटिक्स की ज्यादा प्रैक्टिस करवाओ, राइटिंग प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स की कोचिंग दो अगर ये जोन वीक में है या लोअर जोन में है, लिमिटेशन जोन में है या आर्क है, तो इसकी प्रैक्टिस इसके लिए मैथ्स और फिजिक्स जो कैलकुलेशन पार्ट आते हैं ना इक्वेशन वाले, उसको ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी अगर ये दो में से एक भी वीक है तो। ओके, स्पेसिफिक मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं आपको। ओके, फिर भी या तो आप वीडियो देखें या फिर इतनी इंफॉर्मेशन तो रख ले साथ में अभी। डन, क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स ये दोनों का। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और क्या बता सकते हैं इन बच्चों को। और एक है, उनको ये बताएंगे कि यार लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ध्यान दे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे ध्यान दे। जिस किसी का ये कम होता है ना वो लॉन्ग टर्म, वो आज में जीता है, आज में जीता है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं। तो उसको ऑन पेपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की आदत डाल दे। उनको फाइनेंशियल दोनों में से एक भी वीक है, दोनों है तो भी, आर्क है तो भी, रिवर्स है तो भी, उनको फाइनेंशियल एडवाइजर चाहिए, फाइनेंशियल एजुकेशन चाहिए। यस, क्लियर है, शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। तो कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक बार फिर से टाइप करें ई, जरा पता तो चले, आपको भी थोड़ा सा हिलाते हैं, है ना। तो काफी देर से हमारा भाषण चल रहा है तो आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये आ गया VAK, बराबर आ गया VAK। तो ये बच्चा क्या है, यहाँ पे आप देखो ऑडिटरी है और बाद में काइनेस्थेटिक है। थैंक यू, रियली अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्सेस। तो ये बच्चा क्या है, ऑडिटरी है पहले और काइनेस्थेटिक है। अभी तो आपको ना अर्जेंसी के लिए जैसी ये स्लाइड पूरी होगी स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, यस, अब इसके बाहर कुछ बचने ही नहीं वाला। तो अगर विजुअल ऑडिटरी बच्चा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पहले तो वो सीखता कैसे है, सुनकर और बोलकर। भाषा क्या होती है, ऑडिटरी, या तो बोलेंगे या सुनेंगे, बोलेंगे या सुनेंगे, तो सुनकर या बोलकर वो सीखता है। आगे बढ़ते हैं। क्लास की सिटिंग पोजीशन कैसे होनी चाहिए, ऐसी जगह वो बैठे जहां पे वो टीचर को कंफर्टेबली ठीक से सुन सके। अगर धीरे से बोलने वाली टीचर है तो आगे बैठे, चिल्लाकर बोलने वाली टीचर है तो पीछे जाके बैठे। ऐसी जगह बैठे जहां पे आवाज ठीक से आए, है ना, बराबर। यस, अब कई सारे लोग बोलते हैं ये चॉइस हमारे पास नहीं है तो उसको कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। तो कई सारे लोग बोलते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, जो हमारे हाथ में नहीं वो बता नहीं सकते, क्या हम बता सकते हैं ना। क्लास में जहां बैठना है बैठे, बट ट्यूशन में तो इस हिसाब से बैठ सकता है। बड़ी आवाज वाली टीचर को तीसरी चौथे बेंच पे बैठे, छोटी आवाज वाली टीचर को आगे बैठे, लाउड स्पीकर से दूर रहे, है ना। सेंसिटिविटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैव अ लुक हियर। स्टडी पोजीशन क्या होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन फ्री साइलेंट प्लेस। तो ग्राउंड की साइड वाली खिड़की पे बच्चा स्टडी ना करे, नहीं तो दोस्तों की आवाजें आ रही है ना, टीवी है वगैरह है तो उस रूम में स्टडी ना करे। साइलेंट प्लेस जरूरी है। अगर रूम में मान लो कोई आवाजें है या बैकग्राउंड में कुछ आवाजें है, एग्जाम्पल के तौर पे फैन की आवाज है, वॉशिंग मशीन की आवाज है, मिक्सर की आवाज है, आई विल टेल यू दोस्तों ये मैटर करता है। ओके, अगर ऐसा बैकग्राउंड आ रहा है तो उसको या तो साइलेंट प्लेस पे बिठा दे, और एक काम आप कर सकते हो, साइलेंट सा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बैकग्राउंड में रख सकते हो। अब ये आप क्लाइंट को बता रहे हो, मैं आपको नहीं, ये भी याद रखे, नहीं तो आप सुन लोगे। ओके, तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी आप बैकग्राउंड में रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, वो म्यूजिक, वो आवाज बाकी वाली आवाजों को सप्रेस कर दे। यस, अब उसमें लिरिक्स नहीं होनी चाहिए, आपको पता है क्यों, है ना। जैसे हम गाना सुनते हैं हमें हीरो हीरोइन याद आ जाते हैं, फिर हो गई पढ़ाई। 2.5 घंटे बाद ही वापस आएगा वो। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल नॉन लिरिक्स म्यूजिक हेल्प करता है। आगे देखिए, वर्बल इंस्ट्रक्शन हेल्प्स। अब ये क्या है मैं समझाने का प्रयास करता हूं, है ना। आप मान लो कहीं पे चौक में खड़े हो और कोई आके आपको एड्रेस पूछता है, कि क्या पूछता है वो, तो उसने पूछा कि बोले पूनम मैम का घर कहाँ है ना। मान लो पूछ लिया कि पूनम मैम का घर कहाँ है, तो कुछ लोग बोलेंगे आगे से राइट जाओ। विजुअल लोग हाथ की तरफ देखेगा, ओके, ऑडिटरी सुनेगा,
ये इंस्ट्रक्शन है ना, हम ऐसा ऐसा करते हैं ना। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं आगे से लेफ्ट जाओ और राइट हाथ दिखाता है। विजुअल आदमी राइट ही जाएगा लेफ्ट बोला तो भी, और ऑडिटरी आदमी लेफ्ट ही जाएगा राइट दिखाया तो भी, है या ना। तो ऑडिटरी बच्चे को वर्बल इंस्ट्रक्शन देनी है, ओके वर्बल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ टिप्स है स्टडी के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन, मैंने जैसे कहा बोलना और सुनना इनकी ताकत है, तो ग्रुप डिस्कशन, दूसरों को सिखाना। बच्चा अगर छोटा है तो उसको व्हाइट बोर्ड देके घर में बिठा दे, वो सिखाता बैठता है खुद को ही, कल्पना करके कि क्लास चल रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, रीड लाउडली, अगर पसंद है बच्चे को जोर से पढ़ना तो वो हेल्प करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग, ये भी आपने सजेस्ट करना है कि खुद की अगर लंबा क्वेश्चन है कुछ है, ऑडियो रिकॉर्ड करे, ट्रैवलिंग में यूज करे, है ना। जैसे मान लो मैं ऑडिटरी लर्नर हूँ, तो मैं शेविंग वगैरह करते वक्त बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सुनता रहता हूँ, खाली नहीं बैठता मैं, ओके। इवन मैं अगर आराम भी कर रहा हूँ तो मैं मेडिटेशन लगा देता हूँ, बिना म्यूजिक के नहीं चलता। मेरे पास तो ये फोन भी है, अरे किधर गया, गायब कर दिया किसी ने वहां से। एक पुराना वाला फोन है, 2 दिन भर बैटरी चलने वाला, उसमें मैं लगा देता हूँ कोई भी एक मेडिटेशन, दिन भर चलता है बैकग्राउंड में, है ना। जैसे कुछ लोग लगाते हैं ना, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, तो ऐसा मेरा दिन भर चलता रहता है, एंड आई एंजॉय दैट। उससे बाकी वाले डिस्ट्रैक्शन भी कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्टोरी बिल्डिंग, ये टेक्निक है। एक्रोनिम्स, स्टोरी बिल्डिंग मतलब क्या, किसी भी चीजों को याद करने के लिए स्टोरी के रूप से याद किया। अगर आपने हमारे वेबिनार सेमिनार में देखा होगा तो मैं स्टोरी बनाता हूँ डेमो देते वक्त। अगर नहीं देखा तो कोई स्टडी का सेमिनार देख लेना, वो अगर नहीं मिल रहा है तो एक मैसेज डाल देना, हम शेयर कर देंगे आपके साथ, ओके। जयवंत सर को मैसेज डाल सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं, एक्रोनिम्स मतलब याद करने के लिए कुछ ऐसे एक्रोनिम्स बनाओ। जैसे मान लो विबग्योर है, PIBGYOR, हम वो इंद्रधनुष्य के लिए बोलते हैं ना, ताना पिही निपाजा, तो हमें याद रहता है। तो ऐसे भी बताओ, रिदमिक चीजें उनको जल्दी से याद रहती है ऑडिटरी बच्चों को, तो पोएट्री के रूप में भी उनको याद रहता है। आगे देखते हैं एसोसिएशन टेक्निक, जो कि स्टोरी बिल्डिंग जैसा ही है, थोड़ा हाई एंड का है। ये हम हमारे वर्कशॉप में सिखाते भी है। तो आईडीपी में जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा है उसको ये टेक्निक सिखाई जाएगी, एसोसिएशन टेक्निक, ओके। तो उसको कहना है कि ये टेक्निक ज्यादा यूज करे, डेटा ज्यादा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, एवी प्रेजेंटेशन हेल्प्स, चाहे ऑडिटरी हो चाहे विजुअल हो, दोनों में से एक भी अगर हाई जोन में है तो उसको ऑडियो विजुअल लर्निंग यानी वीडियो के माध्यम से होते ना, ये जो भी आपके ऐप चल रहे हैं टेलीविजन पे, यूट्यूब पे वगैरह, उसका हेल्प होता है, ओके। ऑडियो, क्योंकि ऑडियो विजुअल में दोनों का फायदा होता है, पहला वाला ज्यादा और दूसरा वाला थोड़ा सपोर्ट करता है ना। आगे बढ़ते हैं, और अभी VAK में दूसरा वाला पार्ट है काइनेस्थेटिक, ओके। तो काइनेस्थेटिक में डूइंग थिंग्स एक्शन हेल्प्स, है ना। तो काइनेस्थेटिक लर्नर मतलब करके सीखने वाला। तो खाली बैठेगा, शांत बैठेगा, भाषण देने से कुछ नहीं होता, उनको हिलना है, उनको हिलना है, उनको एक्शन करने हैं ना काइनेस्थेटिक को, यस। तो उनको मौका दे नोट्स लिखने का, है ना। तो कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं लोगों को बोलता हूँ कोई जरूरत नहीं नोट्स लिखने की, मैं आपको PPT दे दूंगा या PDF दे दूंगा, गलत है। काइनेस्थेटिक इंसान को नोट्स बनाने चाहिए, वो देखेगा कम, सुनेगा कम, लिखेगा ज्यादा। कुछ लोग तो ऐसे भी ऐसे ऐसे चल रहा है नीचे है ना। तो उनको कुछ एक्शन करने दे, उनको कुछ एक्शन करने दे, तो उनको एक्शन भी करने दे। तो ये जो है बच्चे, काइनेस्थेटिक बच्चे, वो एक्शन से सीखते हैं, यानी तो उनको मौका दे, हिलने का मौका दे, लिखने को बोले, करने को बोले, है ना। एक्शन ओरिएंटेड लर्निंग है, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्लेस वेयर टीचर कैन सी यू क्लियरली, तो बच्चे को ऐसी जगह बैठा है जहां टीचर देख सकती है। अब इसका मतलब मैं समझाता हूँ। काइनेस्थेटिक बच्चा ना शांत नहीं बैठ सकता, वो बाजू वाले को ऐसे करेगा, किसी को ऐसे करेगा, टपली मारेगा, कुछ कागज फेंकेगा, पेंसिल शार्प करेगा। काइनेस्थेटिक बच्चों की पेंसिल जल्दी खत्म हो जाती है, पता है। जरूरत हो ना हो वो शार्प करते बैठते रहते, कुछ काम नहीं है तो शार्प कर रहे पेंसिल, उनको एनर्जी यूटिलाइज करनी है ना, ओके। तो अगर वो टीचर उसे क्लियरली देख सकती है तो थोड़ा सा ही से प्रेशर में बच्चा बैठ जाता है,
है ना? ओके, तो ऐसी जगह बैठे कि जहां टीचर उसके देख पा रही है, नटखटपना थोड़ा कम हो जाता है। काइनेस्थेटिक बच्चा अगर क्लास के पिछले एंड में है तो क्लास उधर अलग शुरू हो जाएगी, उसकी अपनी क्लास, है ना? तो ये बात का थोड़ा ध्यान रखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टडी सिटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए? ऐसी जगह बच्चे को बैठने को दे जहां पे बच्चे को मूव करने का स्पेस हो। टाइट चेयर ना दे। स्टूल है तो बेटर है, रिवॉल्विंग चेयर है तो भी बेटर है। स्टूल, रिवॉल्विंग चेयर, जहां बच्चा इधर उधर घूम सकता है। ओके, उनको एनर्जी ये करनी है, शांत बैठ के पढ़ना नहीं है ना? शांत बैठ के नहीं पढ़ना, तो उनको थोड़ा सा मूवमेंट का स्पेस दे। ओके, अगर ये बच्चे चलना चाहते हैं स्टडी करते वक्त तो भी अलाउ करें, है ना? एक्सरसाइज बिफोर स्टडी हेल्प्स। ये क्या है मैं बताता हूँ। इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो नॉर्मली ये एक जगह पे ज्यादा बैठ नहीं पाते। इवन मैं इनको सजेस्ट करता हूँ, क्लास में मान लो एक पीरियड खत्म कंप्लीट हो गया, अगला वाला आ रहा है, दोनों के बीच में समय है, तो एक राउंड मार ले क्लास को इधर से उधर। कुछ बच्चे देखे आपने, एक टीचर गई, दूसरी आने से पहले वो एक दो राउंड मारते हैं, तो थोड़ा सा उनकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है, तो वो बेहतर तरीके से अगले 20-25 मिनट कॉन्सेंट्रेट कर पाते। तो इनको हिलने दे, ये एक जगह पे ज्यादा देर तक नहीं बैठते। लेट अलाउ देम टू मूव अराउंड। क्लियर बात कर रहा हूं? यस, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्टडी स्लॉट्स हेल्प्स, है ना? धीरे धीरे स्टैमिना बढ़ाए। तो अगर बच्चे का जो भी स्टैमिना है कॉन्सेंट्रेशन का, 15 मिनट 20 मिनट से शुरू करे, फिर धीरे धीरे बिल्ड करे। और बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उसको ये भी बताए कि बेटा 3 घंटा एग्जाम होती है, तो उतना तो मिनिमम बैठना ही है और बिल्ड करना ही है ना? बट जैसे जैसे बच्चे की समझ बढ़ेगी, बच्चा अपने आप कर लेगा ये बातें। शो ऑफ हैंड्स अगर क्लियर है यहां तक। थैंक यू, जय श्री कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉप्स हेल्प। प्रॉप्स मतलब क्या? प्रॉप, डांस करने वाले, कोई रुमाल लेके डांस करता है, मेरा लाल दुपट्टा मलमल का वगैरह, कोई बांसुरी लेके करता है वगैरह, तो इनके हाथ में कुछ प्रॉप दे दो, उससे भी वो एंगेज रह जाएंगे, है ना? एग्जाम्पल के तौर पे, ये वो बच्चा है जैसे मान लो उसके हाथ में पेन है, अननेसेसरी ऐसे टिक टिक करते बैठेंगे, या फिर ऐसे टेबल पे मार रहे हैं, इधर मार रहे हैं, पढ़ाई तो चल रही है। अब टीचर बोले कि अरे तू शांत बैठ, क्यों ये टिक टिक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट एक्चुअल में उनको हेल्प होती है, उनकी एनर्जी ना कहीं यूटिलाइज हो रही है। तो उनको अगर प्रॉप आप दे सकते हो, कुछ भी हाइलाइटर दे दो, उनको बोलो बीच में हाईलाइट करे, तो उनकी एनर्जी, एक्टिविटी, उनको हिलाना है, शांत नहीं बिठाना। पेन है, खटके वाली पेन दे दो, उसमें भी वो जगह नहीं छोड़ेगा, बट वो उसका टाइम पास हो रहा है, फिर भी वो पढ़ सकता है। अगर वो चाहता है इधर से उधर चले पढ़ते वक्त, तो चलने दीजिएगा। ओके, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग, खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखे, बहुत फायदा है। आगे देखते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी वही आगे अलग तरीके से खुद करे। टीच अदर, दूसरों को सिखाना मतलब क्या है? आप हिल रहे हो, है ना? यस, तो क्या आपने नोट किया, मैं खुद बहुत हिलता हूं सिखाते वक्त, जूम में भी, है ना? तो मैं हिलते रहता हूं, आपको बोलता हूं, खुद को बोलता हूं। यस, फिर भी आप में से कई सारे लोगों ने मुझे क्लासरूम में नहीं देखा, जब मैं ऑफिस में सिखाता था तो फुल नौटंकी चलती थी मेरी, है ना? एंड समहाउ मेरी बैटरी टिक भी जाती है फुल डे। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉक और राइट वाइल यू स्टडी, है तो मैंने बोल दिया, जरूरी है, इससे एनर्जी यूटिलाइज होती है। रोल प्लेस, रोल प्लेस करवाओ बच्चों से। हिस्ट्री सिखा रहे हो तो उसको एक, उनके वो घर ही बैठे बैठे उनको बोलो एक प्रसंग खड़ा करें, सिंहगढ़ वाला या पुरंदर वाला, आगरा के किले वाला, है ना, कुरुक्षेत्र वाला, बना दे किसी को दुर्योधन और किसी को भीम, या फिर अर्जुन और कर्ण, है ना? रोल प्लेस हेल्प करते हैं, रोल प्लेस हेल्प करते हैं। आगे देखते हैं। होल्ड द बुक इन हैंड, ये भी एनर्जी है। बुक टेबल पे रखा है और हाथ में रखा है, हाथ में रखा तो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है ना, वो अब शांत बैठेगा नहीं, थोड़ा इधर उधर हिलाएगा, आंखें भी हिलाएगा। ओके, तो इसका स्वीकार बहुत जरूरी है, हम जब समझाते हैं तो माँ बाप स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं। मेक इलिस्ट्रेशंस लाइक ड्राइंग, मैप्स, ग्राफ्स, इमेजेस, माइंड मैप्स वगैरह वगैरह। ओके, ये क्या है? तो स्टडी करते वक्त ये चीजें अगर आप बना रहे हो आपकी नोटबुक में, तो भी बच्चे को नोट्स भी बन जाएंगे और एनर्जी भी यूटिलाइज हो जाएंगी। इमेज निकाल दी, ड्राइंग कर ली, ग्राफ निकाल दिया,
है ना। ये बच्चे वैसे भी क्या करते हैं, बैक बेंच पे बैठ के टीचर की फोटो तो निकालते रहते हैं, तो उनको बोलना टीचर की फोटो से तो अच्छा एक माइंड मैप बना ले तू नोट्स का, इधर से उधर उधर से इधर, है ना। तो दैट हेल्प्स, हाँ या ना। हमने इफ यू बिलीव प्रैक्टिकल और सीधी सी बात कर रहा हूँ ताकि सामने वाले को समझे। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, मेरी विनती है, कीप इट सिंपल, कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड, कीप इट सिंपल एंड कीप इट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, यस। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे MI बेस्ड पर्सनैलिटी की। MI बेस्ड, मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड पर्सनैलिटी गाइडेंस। तो VAK के बेसिस पे आप क्या गाइड करोगे, A और K इसका ज्यादा है, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक बच्चा है, तो पॉजिटिव चीजों के लिए A और K यूज करें। यानी बच्चे को प्यार दिखाना है तो बातों से प्यार दिखाए और स्पर्श से प्यार दिखाए, है ना, A और K। ओके, और निगेटिविटी अगर डांटना वाटना है तो उसके लिए लोअर जोन यूज करें। वो कौन सा है, विजुअल जोन ना। तो निगेटिविटी के लिए यहाँ पे विजुअल जोन यूज करना है क्योंकि इसका विजुअल रिलेटिवली कम है ना। बच्चे के स्ट्रॉन्ग जोन में उसे प्यार करना है और लिमिटेशन जोन में उसे डांटने के लिए लिमिटेशन जोन यूज करना है ना। यस। अब VAK में मैं और एक बात बताना चाहूंगा, इसका फाइन थोड़ा सा कम है, तो फाइन की रेमेडीज भी आप दे सकते हो, उसकी प्रॉपर केस स्टडी भी मैं लेने वाला हूं। तो अगर यहाँ आप देखो फाइन थोड़ा कम है इससे, ओके, तो फाइन के लिए राइटिंग प्रैक्टिस, स्माइले बॉल एक्टिविटीज वगैरह वगैरह आप दे सकते हो। वो भी अभी ये गिफ्टेड बच्चा है तो शायद उसको चैलेंज ना आए, तो समझा के बोल देना अगर ऐसा चैलेंज है तो ये फायदा होगा, स्टार लगा के, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या बताएंगे हम MI बेस्ड पेरेंटिंग में, CCML। ओके, तो यहां हम बताएंगे कि इसकी क्या है, इंट्रा है तो इसको रिस्पेक्ट की जरूरत है, वर्ल्ड को रिस्पेक्ट की जरूरत है। सिमिलरली हाई इंट्रा को भी कंफर्ट जोन में रखने की और रिस्पेक्ट की जरूरत है ना। जहां सम्मान ना मिला वहां से चल दिए हम, ऐसा एटीट्यूड होता है इनका। ओके, तो दो तरह के पुण्यात्मा ना बात करने से डरते हैं, दो तरह के। एक जिनका इंट्रा कम है तो वो डर की वजह से, शंका की वजह से कम बात करते हैं, ओके। और दूसरे वाले जिनका इंट्रा बहुत हाई है तो वो चांस ही नहीं लेना चाहते कि कोई मेरे बारे में कुछ कहे, इसलिए वो शांत बैठते हैं, मेरे को नहीं बात करनी बोले। दो तरह के पुण्यात्मा होते हैं ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जन सकृतना अर्जुन आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहां हम बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो है म्यूजिक और लॉजिक है ना, ऑलमोस्ट एट पार है, ओके। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ, ये बच्चा कभी कभी इमोशनली कनेक्ट करेगा तो इसको इमोशनली डील करना पड़ेगा, कभी कभी ये बच्चा लॉजिकली बहुत सारे सवाल पूछेगा, है ना, तो उसके सवालों के भी आपको जवाब देने हैं, प्रॉपरली टालना नहीं है। यहां मैं बताता हूं ये रेयर केस है, मेजॉरिटी ऑफ द केस में सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है मेरे अनुभव से इमोशन और लॉजिक में, है ना। जब ज्यादा डिफरेंस होता है तो उनको क्या बोलना है कि ये बच्चे का वर्ल्ड इमोशनल है, तो इमोशन पे ज्यादा ध्यान दे, बच्चे की इमोशन की केयर करें। अगर मान लो लॉजिक बहुत ज्यादा है तो उनको बोले ये बच्चे के लिए वर्ल्ड जो है वो इंफॉर्मेशन का वर्ल्ड है, लॉजिक का वर्ल्ड है, उसे हर चीज का इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। यस। तो उसको कोई क्या कहते हैं ऐसे टाइम पास आंसर देके नहीं करेगा, वो आपको बुद्धू समझेगा अगर लॉजिक हाई है तो, है ना। चंदा मामा कैसे बन गए, है ना। तो किसी ने कहा कि धरती माता है और चंदा उसका भाई है तो मामा बन गया। तो लॉजिकल बच्चे को प्रॉपर लॉजिकल आंसर देना है, स्टार लगा के, एज अप्रोप्रिएट। अगर बच्चा छोटा है और क्वेश्चन पूछता है तो उसको ये सीधा सीधा बोल दो, बेटा अभी आप छोटे हो, आपको सही वक्त पे बताया जाएगा, है ना, ये भी बोलना, बट गलत चीजें ना बताना, गलत चीजें ना बताना। ओके, क्लियर है। और देखते हैं MI बेस्ड पेरेंटिंग में यहाँ और क्या बता सकते हैं हम। ये वीकनेस जो जोन है लिमिटेशन वाले, उसको ये हाईलाइट करना है कि एज अ पेरेंट उनको बोलना है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल पे और प्लानिंग पे काम करे, इसको फाइनेंशियल प्लानर दे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सिखाए, डैश 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 डैश, वही वाली फिर से आ गई, है ना। इंटेलिजेंस को ऑप्टिमाइज कैसे करना है और ये कैसे करना है। यहाँ और एक बात करेंगे, पेरेंट को बताएंगे कि ये जो इसके स्ट्रॉन्ग जोन है इसको बढ़ाने का वातावरण दे, ओके। तो इंट्रा है, लीडरशिप है तो उसको ग्रुप स्पोर्ट्स में डाल सकते हो आप, है ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस है तो म्यूजिक का क्लास लगा सकते हो, उसका फायदा होगा। अब म्यूजिक, लैंग्वेज और लॉजिक तीनों अच्छा है
तो ये कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बहुत अच्छे से सीख सकता है, कॉम्प्लिकेटेड म्यूजिक अच्छे से सीख सकता है, म्यूजिक को कंपोज भी अच्छे से कर सकता है ना, सॉरी म्यूजिक को अच्छे से नोट्स वगैरह को समझ सकता है। कंपोजिशन के लिए ये भी स्ट्रांग चाहिए, प्लानिंग वाला, समझना, एनालिसिस। तो ही कैन बी अ वॉइस रिकॉग्नाइजर आल्सो, ब्ला ब्ला ब्ला, बाकी वाली चीजें आप बता सकते हो। तो इसको ऑप्टिमाइज कैसा करना है, तो यहाँ सजेशन देंगे कि वो ऑप्टिमाइज कैसे होगा। पब्लिक स्पीकिंग क्लास लगा दिया, लीडरशिप प्रोफाइल है ना, लैंग्वेज का क्लास लगा दिया, म्यूजिक का क्लास लगा दिया, या फिर स्पोर्ट्स लगा दिया, ऐसे कुछ सजेशन आप दे सकते हो। मेजर लिमिटेशन में रेमेडीज वाली बात बता सकते हो। और क्या है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसके कई सारे पैटर्न्स परफेक्शनिस्ट है। देखो आप यहाँ पे W4, W4, W3, W3, W4, W4 वगैरह ऐसे है ना। तो परफेक्शनिस्ट पैटर्न्स अगर है तो हमें क्या करना है, माँ बाप को बताना है कि ये बच्चे को टाइम की डेडलाइन भी देना, अदरवाइज ये बच्चा काम परफेक्ट करेगा बट समय ज्यादा लेगा और प्रेशर बढ़ेगा, है ना। आगे टिप्स में आने वाला है। फिर भी मैं यहाँ देख के ये भी बताना चाहूंगा कि ये बच्चे को हमें ये भी समझाना है कि बहुत ज्यादा वहल है तो ये चीजों को पकड़ के रखते हैं, तो क्लटर बहुत ज्यादा आ जाता है। तो मेडिटेशन सिखाए, ज्यादा वहल है, 5 से ज्यादा वहल है तो मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड लिखना, थैंक यू बोलना, सॉरी बोलना, फॉरगिवनेस, आई लेट गो, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, ये सिखाना है ना। शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरे साथ हो। तो ऐसे कुछ इंटेलिजेंस बेस्ड टिप्स हम बच्चे को दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, करियर गाइडेंस करना है। अब करियर गाइडेंस कैसे करोगे आप, तो कोर कॉम्पिटेंसीज में करियर गाइडेंस करना है, इंट्रा, इंटर, म्यूजिक, लॉजिक, लैंग्वेज। अब ये तो गिफ्टेड बच्चा है, डबल गिफ्टेड बच्चा है। अब ध्यान से सुन लेना, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। आजकल ना हमारे जैसा नहीं रहा कि एक करियर चूज कर लिया और जीवन भर उसी में कर लिया। मार्केट बहुत फास्ट बदल रहा है, या ना। तो हम उन्हें ये बता सकते हैं कि आप किस क्षेत्र में काम कर सकते हो। तो ये बच्चे को अगर आपने ठीक से देख लिया तो आपको पता चलेगा ये लीडरशिप रोल अच्छा कर सकता है, टारगेट बेस्ड लीडरशिप, लॉजिक भी अच्छा, इमोशन भी अच्छा। तो ये सोशल लीडरशिप में या कॉर्पोरेट लीडरशिप दोनों में अच्छा कर सकता है। लीडरशिप प्रोफाइल विथ लॉजिक है, कॉर्पोरेट में अच्छा करेगा। लीडरशिप प्रोफाइल विथ इमोशन है, वो सोशल में अच्छा करेगा, जैसे कंसल्टेशन है, काउंसलिंग है, वगैरह वगैरह। अब लॉजिकल मतलब क्या, एचआर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, एडवोकेट, जज, ऐसे कई सारी जगह पे, है ना। आपको पता है व्यवहार जहां चलता है वहां लॉजिक ज्यादा होना चाहिए, और जहां ह्यूमन वैल्यू चलती है, इंसानी संबंध, वहां इमोशन ज्यादा होना चाहिए। तो ये 5 के बेसिस पे हम उसको सजेशन दे देंगे। अब इसके पास म्यूजिक का भी स्कोप है, लैंग्वेज का भी स्कोप है, स्पोर्ट्स का भी स्कोप है, इसका ये भी ज्यादा है, क्या कहते हैं, ग्रॉस वाला भी। तो मल्टीपल है, तो ये परफॉर्मर बन सकता है, आर्टिस्ट बन सकता है। लीडरशिप, लैंग्वेज, इमोशन, लॉजिक और लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में पॉलिटिकल अफेयर्स में, मैनेजमेंट में और स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक में भी अच्छा करियर कर सकता है। मल्टीपल ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में देखना है कि अब तक उसको लाइफ में क्या एक्सपोजर मिला है। पार्ट 1। पार्ट 2, उसके पास रिसोर्सेस क्या है। ओके। अब ये सब सर्वे के बाद आप उसको पर्सनलाइज गाइडेंस दे सकोगे। पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट में तो प्रिंटेड आते हैं वही ऑप्शन ना, तो आप उसमें और ज्यादा ये कर सकते हो, और उसको ये बता दे कि ये स्ट्रेंथ में काम करना, इसमें आप कोई भी काम कर सकते हो। एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, आप भी बात करते हो, हम सब तो बात करने वाले हैं ना। तो अब आज मैं पेरेंटिंग की बात कर रहा हूँ, लाइफ कोचिंग की बात कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है मैं हिस्ट्री पे भाषण देने लग जाऊं, या हो सकता है मैं भगवत गीता या फिर दासबोध सुनाने लग जाऊं, वो भी अच्छा करता हूं मैं। कितने लोगों को लगता है अच्छा करता हूं वो भी मैं। थैंक यू, जय श्री कृष्ण। तो लिंग्विस्टिक आदमी है ना, तो मैं तो सेल्स मैनेजर भी बन सकता हूं, और मैं भगवत गीता का प्रवचनकार भी बन सकता हूं ना। तो एबिलिटी पे फोकस करें और उसको सजेस्ट करें कि इस एबिलिटी में आप करियर को देखो, और आप आपके भी सजेशन दे सकते हो थोड़ा सा बात करके, है ना। एग्जाम्पल लीडरशिप और लैंग्वेज है, तो उसको पूछना है बेटा कौन कौन से टॉपिक अच्छे लगते हैं आपको। तो मान लो उसने 5-10 टॉपिक दे दिए, फिर धीरे धीरे स्क्रूटिनाइज करके एक एक कम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कई बार बच्चों को बोलता हूँ कि ये 10 टॉपिक अच्छे लगते हैं ना, तो एक काम करना, अगले महीने भर के लिए ना ये टॉपिक पे, हर एक टॉपिक पे मान लो 10 दिन, तो रोज एक टॉपिक पे आधा घंटा यूट्यूब पे वीडियो देखना, गूगल पे थोड़ा रिसर्च करना और खुद के व्यूज लिखना। तो महीना में 3 राउंड हो जाते हैं हर टॉपिक के, बराबर।
तो एट द एंड ऑफ द मंथ उसको अपने आप ही पता चल जाता है कि कौन से टॉपिक में उसका इंटरेस्ट ज्यादा है ना, अनुभव से। फिर उसको बोलता हूँ इसमें से 4 शॉर्ट लिस्ट कर दो, अब इस पे जोर लगा। तो बोलता है नहीं सर, हफ्ते भर बाद ये टॉपिक तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो गायब कर देता है। फिर 1 या 2 बच जाते हैं, फिर उसको बोलना इस पे फोकस करे, है ना। जैसे हम पेरेंटिंग में कैसे आ गए, घूम फिर के आ गए ना, ट्रायल एंड एरर करके। तो उस तरीके से आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा, तो जैसे मैंने कहा 5+ वर्ल है यहाँ पे, तो इसको हम बताएंगे कि हेल्थ की टेक केयर करे, हेल्थ की टेक केयर करे। अगर पुरुष है तो उसको नॉर्मली वो क्लटर्स जमा कर देते हैं, क्या करते हैं, क्लटर्स। तो 5 या 5 से ज्यादा वर्ल है तो ये डॉक्यूमेंटेड है, गूगल करके भी देख सकते हो आप। 5 से ज्यादा वर्ल है तो पुरुषों में अर्ली एज ब्लड प्रेशर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये वार्निंग शांति से दे देना, है ना, छोड़ने की आदत नहीं होती, वर्ल वाले पकड़ के रखते हैं। इसलिए तो मैं रोज डायरी में लिखता हूँ, आई एक्सेप्ट, आई लेट गो, आई सीक फॉरगिवनेस। बार बार प्रोग्राम कर रहा हूँ खुद को, एंड इट वर्क्स। इट वर्क्स। पहले से मेरा गुस्सा बहुत कम हो गया है, सेल्फिशनेस कम हो गया है, ओपननेस बढ़ गया है, इट वर्क्स। तो लोगों को सिखाएं। ओके, दूसरी बात है, अगर महिला है, लेट्स गो नहीं मैम, लेट गो। जय श्री कृष्णा, थैंक यू, आपने काफी अच्छा जोक किया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे उसको बताना है कि अगर महिला है तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि महिलाओं में अगर 5 से ज्यादा वर्ल है तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क हाई है, डॉक्यूमेंटेड है, गूगल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, तो उनको बोलना है एनुअल हेल्थ चेकअप करे, मेडिटेशन कंटिन्यूस करे, ग्रेटिट्यूड में रहे, ओके, एक्सेप्टेंस भाव में रहे, ये बताना है। आगे देखते हैं परफेक्शनिस्ट पैटर्न। जैसे मैंने बोला इनके ज्यादा है तो टाइम पास की वृत्ति होगी इनमें, तो इनको डेडलाइन बेस्ड काम करना भी सीखना पड़ेगा। ओके, काम खत्म। अब फॉलोअप की बात करते हैं। कंसल्टेशन हो गया, तो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कि प्रॉपर तरीके से हो गया, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो अगर आप चाहो तो टाइप कर सकते हो अमेजिंग। क्या टाइप कर सकते हो, अमेजिंग, इफ यू वांट टू। लेट मी सी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। वाओ, क्या बात है, क्या बात है, सभी तेज है, सभी तेज है, अमेजिंग। अब यही फॉर्मेट है और मैं आपको बता रहा हूं हर टाइप के जो भी केस स्टडी की पॉसिबिलिटीज है ना, मैं सबके आपको दे दूंगा, रेडीमेड, रिकॉर्डिंग भी, और क्या कहते हैं, फाइल भी, पीडीएफ फाइल भी। उद्देश्य सिंपल है दोस्तों, ऐसे वी आर हियर टू हेल्प यू एंड वी वुड लाइक टू हेल्प यू, है ना। शंका रहित होकर बिंदास कंसल्टेशन करने के, स्टेप बाय स्टेप जाने का, है ना। अभी ये चाहे तो ये देखो, मैं जब नया था ना तो हम ये चीजों को बाजू में नोट्स निकाल के रख देते थे A4 साइज के पेज पे, है ना। वही सुनाते थे और उसको आते ही बता देते थे, अरे हो चलो आ गया, वेलकम आपका, ये आपके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, और फिर ये आप ही रख लो। तो मैं उसकी कॉपी भी रखता था खुद के पास। तो जो मैंने नोट्स लिखा है वही सामने लिखे, वही देख के उनको बताता है ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और दे देता था कागज। वो भी खुश, मैं भी खुश। अगर कुछ एक्स्ट्रा लिखा तो मैं उसका फोटो भी ले लेता था ताकि मेरी फाइल में अपडेट करूं। अब यहाँ पे ये भी बात जरूरी है, अगर आप किसी को कुछ सलाह दे रहे हो तो जो की सलाह है आपकी, करियर की हो सकती है, पेरेंटिंग की वगैरह, अलग अगर कुछ सलाह दे रहे हो फॉर्मेट के बाहर की, है ना, तो लिख ले एक छोटी सी समरी ना। आपके पास भी एक पन्ना होना चाहिए, आपके पास एक बुक होनी चाहिए क्लाइंट की। कल चल के अगर कोई आ जाता है और आपने कुछ अलग सजेशन दे दिया तो, क्योंकि कृपया मेरी बात को नोट करें, यहाँ समझने वाली बात यह है कि करियर में इतने सारे ऑप्शन है ना, है ना। फ्लो के साथ हम कुछ और भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास पिछली बार क्या बोला था, क्या सजेस्ट दिया था, उसका एक रेफरेंस होना चाहिए। ओके, तो एक सिंगल पेज यानी एक डायरी मेंटेन करें, बढ़िया सी डायरी, क्लाइंट का नाम, उसका रिपोर्ट नंबर और रिकॉर्ड्स। ओके, इसमें और एक बढ़िया चीज आप कर सकते हो, एक एक्सेल फाइल मेंटेन करें। क्लाइंट का नंबर डालना है, नाम डालना है, उसके आगे 2-3 लाइन के रिमार्क रखने हैं, सेव करनी है, हर महीने में एक बार खुद को मेल करते रहना है। तो फिर ढूंढना ही नहीं पड़ता ना, जब भी क्लाइंट आ रहा है 1 मिनट में डाउनलोड कर ली, काम खत्म, है ना, बढ़िया है। बट प्लीज मेंटेन डेटा, प्लीज मेंटेन डेटा, इससे आपको क्लाइंट को बेटर सर्विस देने में हेल्प होगी। आगे बढ़ते हैं, फॉलोअप का तरीका। आईडीपी का क्या है मैं आपको बताता हूँ। आईडीपी का तरीका है, 1 हफ्ते के बाद हम क्लाइंट को फोन करेंगे, पेरेंट को याद दिला देंगे आपका बच्चा किस तरीके का लर्नर है। ओके,
इसको भी आप हंसी मजाक में सिखा सकते हो। मान लो ये वर्ल्ड पर्सनैलिटी है, तो आप पेरेंट को बोल सकते हो कहाँ गए हमारे राजा जी, तो बोले राजा जी हाँ आपको तो पता है वो चक्रधारी है। तो रिस्पेक्ट से बात करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है, इन्फॉर्मेशन देके पेशेंस रखना पड़ता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अभी इसका फायदा हो रहा है। तो ये बातों में उनको बिना लेक्चर दिए याद दिला दिया है ना। बच्चे से भी बात करो, पहले हफ्ते में बात करनी बच्चे के साथ, पेरेंट के साथ पर्सनैलिटी बेस्ड पेरेंटिंग की, और बच्चे के साथ सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम की। ओके, उसके बाद सेकंड हफ्ते में एमआई बेस्ड पेरेंटिंग जो अभी मैंने बताया वो बताना है, और ऑप्टिमाइज रेमेडीज फॉर बच्चे को वो गाइडेंस देना है अगला वाला। तीसरे हफ्ते में वीएकी की बात करो बच्चे के साथ, पेरेंट्स के साथ जरा कैजुअल बात करो, और चौथे हफ्ते में फिर से एक बार कैजुअल टॉक करो, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, और उनको बोलो अगर आपको लगता है ये सर्विसेज हमारी हेल्प कर रही है तो कृपया हमें कुछ रेफरेंस दे, कृपया हमें कुछ रेफरेंस दे। ओके, एंड आपको पता है आईडीपी में हम बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, काफी मेहनत एफर्ट है आईडीपी का। से मिनिमम प्रोग्राम हमारा 48 या 60 घंटे का है ट्रेनिंग का, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन दे रहे हैं हम उनको इतनी कम प्राइस में, तो उनको वो रियलाइज करें और हक से उनको उनसे रेफरेंस मांगे, है ना। तो इसी के साथ ही मैं आप सभी को मनपूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा। जय श्री कृष्णा। अगले हफ्ते मिलते हैं एक नई केस स्टडी के साथ। थैंक यू।